आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू शैडो मोनार्क बन चुका था और उसने इग्रिस के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि जुनू गेट से बाहर आ जाता है। आगे वो अपने घर जाके सो रहा होता है, पर तभी उसको जिना का कॉल होता है। जुनू से कहती है कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो? जुनू कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा थक गया था। जुनू को बता दिया कि 2 बज गए हैं। ये सुन के जुनू एकदम से अपने बिस्तर से उठ जाता है। फिर जुनू से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। जुनू पूछता है कि मुझे वहाँ कब तक आना है? जिना बताती है 5 बजे। जुनू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लेट नहीं हूँगा। जिना कहती कि मुझे पता है, पर जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो मुझे एक कॉल जरूर करना। जुनू को जिना के होम रूम टीचर से मिला था। वो अपने कपड़ों को देखता है। वो समझ जाते हैं कि उसे कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जुनू एक बैंक में अपना डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट अपडेट करने आया होता है। बैंक की एक एम्प्लॉय जुनू का बैंक अकाउंट अपडेट कर देती है। तभी वो जुनू के अकाउंट में 1.4 बिलियन वॉन को देख के शॉक हो जाती है। वो जुनू से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो? जुनू बताते है कि मैं एक हंटर हूँ। बैंक एम्प्लॉय को पता होता है कि हंटर अच्छा खासा कमा लेते हैं। वो सोच रहे होती कि जुनू कोई हाई रैंक का हंटर होगा। तभी मौके पे चौका मारते हैं। वो बैंक एम्प्लॉय जुनू को अपने बैंक में न्यू इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने को कहती है, पर जुनू तुरंत मना कर देता है। जुनू के स्कूल आ जाता है। जुनू को देख के जिन्हा अलग ही मुंह बना लेती है। वो जुनू से कहती है कि तुम कौन हो? तुमने असली जुनू के साथ क्या किया? जुनू से पूछता है कि क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? जिन्हा कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं, कोई इतना कैसे चेंज हो सकता है? जुनू उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे होम रूम टीचर से मिला था, क्या मुझे कोई स्लाइड के साथ ट्रैक सूट को पहनना चाहिए था? फिर जिन्हा जुनू को होम रूम टीचर के पास ले जा रही होती है। सारी लड़कियां जुनू को देख के शॉक हो रही थी। तभी जिन्हा जुनू से कहती है कि तुम तो काफी पॉपुलर हो और देखा जाए तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या मैं इधर किसी के साथ तुम्हारी सेटिंग करा दूं? लेकिन जुनू उसके गाल पकड़ के खींचता है और उसे चुप करा देता है। आगे वो जिन्हा के होम रूम टीचर से मिलता है। जिन्हा के होम रूम टीचर जुनू से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जिन्हा का भाई इतना हैंडसम है। जुनू मन में कह रहा होता है कि वो भी इस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है, पर वो इनसे पहली बार मिल रहा है। आगे वो टीचर जुनू को बताती है कि जिन्हा के ग्रेड्स काफी अच्छे है, वो दिल कीपिंग बहुत अच्छी है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे उसके फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो जिन्हा का गोल पता ही होगा, उसे स्कूल के मेडिकल को अटेंड करना है। जुनू कहता है कि हाँ मुझे पता है। आगे टीचर बताती है कि जिन्हा के प्रैक्टिकल स्कोर, ग्रेड्स, रिपोर्ट कार्ड सब कुछ एक्सीलेंट है। वो अपने गोल को हासिल भी कर सकती है, फिर भी उसमें कुछ ज्यादा प्रेशर मत डालना। जुनू कहता है मैं समझ गया। टीचर जुनू से कहती है कि तुम एक हंटर हो ना, अगर जिन्हा अवेक हो जाए तो तुम क्या उसे हंटर बनने दोगे? जुनू कहता है बिल्कुल भी नहीं। टीचर कहती है कि मैं समझ गई। मैंने तुमसे ये इसलिए पूछा क्योंकि एक स्टूडेंट स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वो अवेक हो गई है और वो कुछ दिनों से स्कूल में भी नहीं आ रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल को उस पर एक्शन लेना होगा। अगर वो हंटर भी बन गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना चाहिए। जुनू उसे पूछ रहा होता है कि उसकी रैंक क्या है। टीचर बताती है कि मुझे हंटर के बारे में कुछ खास तो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है उसका रैंक सबसे लोएस्ट है। जुनू समझ जाते है कि उसका रैंक ई है और जुनू खुद भी एक ई रैंक हंटर रह चुका है, तो वो समझ जाता है कि उससे मरने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। टीचर जुनू से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्या एक काम करोगे? वैसे वो जिन्हा की एक फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको कम से कम स्कूल फिनिश करने के लिए मनाओगे? जुनू उनसे कहता है कि क्या वो जिन्हा की फ्रेंड है? टीचर कहती है हाँ, उसका नाम है हान सोंगी। फिर हमें इवनिंग में दिखाते हैं जहाँ जुनू एक अपार्टमेंट के नीचे आकर खड़ा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि सोंगी ही होती है। सोंगी जुनू से कह रही होती कि मिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या आप वही हंटर हो जिसे टीचर ने मुझसे बात करने के लिए कहा था? जुनू सोंगी को उसकी और जिन्हा की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो? क्या तुम इस लड़की की फ्रेंड हो? सोंगी कहती है कि हाँ ये तो जिन्हा है। क्या आप उसके बड़े भाई है? मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल में आई थी जब आप एडमिट थे। अब मुझे सब समझ आ रहा है, आप मेरे होम रूम टीचर को कैसे जानते हो, क्योंकि आप जिन्हा के बड़े भाई हो। जुनू उसे कहता है कि वैसे हमारी कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं है। फिर जुनू उसे डंजन के बारे में बताने लगता है। रेगुलर अटैक मैजिक बीस्ट पे काम नहीं करते, तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, पर तुमने हथियार भी ले लिया तो वो ज्यादा नहीं टिकेगा, तुम्हें बार बार उन्हें खरीदना होगा। इसलिए ई रैंक हंटर को प्रॉफिट कमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्या तुम बिना हथियार लड़ने के बारे में सोच रहे हो? ये मत कहना कि तुम बस पैसे कमाने के लिए हंटर बनना चाहती हो। लेकिन सोंगी जिन्हों से कह रही होती कि आप यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आ रहे हो तो इसके बारे में भूल जाओ, आप भी तो मेरी तरह एक ई रैंक हंटर हो। जिन्हों मन में कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ये लड़की जिद्दी होगी। खैर मैं भी तो ऐसा ही था। वो उसे कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ क्विट करने के लिए मनाने वाला नहीं हूँ। जिन्हों मन में कहता है जब तक तुम उस खतरनाक दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखोगी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सोंगी कहने लगती है कि तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? जिन्हों से कहता है कि मैं तुम्हें एक ग्रेट हंटर बनाने वाला हूँ। फिर हमें एयरपोर्ट को दिखाते हैं जहाँ होंग डॉन्स को आया होता है। उसका वेलकम करने जिनचुल भी आया था। डोंगसू जिनचुल से कहता है कि हंटर गिल्ड को मुझसे क्या काम, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? वैसे तुम्हें देख के मुझे अच्छा ही लगा है। जिनचुल उसे कहता है नॉर्मल सी बात है, एक एस रैंक का हंटर कोरिया में आया है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सर्विलियंस डिवीजन टीम को पहले से ही पता चल गई थी। डोंगसू से कहता है कि क्या सर्विलियंस टीम तुम अभी भी उस बुड्ढे चेयरमैन बोगुन के लिए काम करते हो? तुम उसके राइट हैंड हो ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस बुड्ढे की बैंड बजा के खुद राज करता। जिनचू उसे कहता है कि आप यहाँ पे कब तक रुकने वाले हो? डोंगसू उसे कहता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकने वाला, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिनचू उसे कहता है कि आपका काम ए रैंक के जिन्हो और डी रैंक के जिन्हो से तो नहीं है। डोंगसू उसे कहता है कि मुझे सर्विलियंस एजेंसी यही उम्मीद थी, तुम्हें पता होने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या तुम मुझे रोकोगे? जिनचुल कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। तभी वो पीछे से 2 लो रैंक के हंटर को जाते हुए देखता है। डोंगसू जिनचुल से
कह रहा होता है कि मुझे तुम हमेशा से ही पसंद थे, स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचते हो, हम तुम्हें उस बुड्ढे से अच्छा पे करेंगे। जिनचुल मन में बोल रहा होता है कि हंटर को डोंगसो और उसके बड़े भाई पे पहले से ही शक था। जैसे लिजर्ड अपने खुद के पूंछ को काटती है वैसे ही इनका बड़ा भाई और ये हंटर्स को मार डालते थे, लेकिन कुछ भी सबूत न मिलने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनु सोंगी को व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग गेट जो न्यू हंटर्स के लिए है उसके पास लेके आया था, जिसका इंतजाम जिनु के रिक्वेस्ट में मिस्टर आहम ने किया था, जो कि व्हाइट गिल्ड टाइगर के सेकंड डिवीजन के चीफ थे। पहले ये सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिस्टर आहम को इराक हंटर सोंगी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जिनु भी तो एक इराक हंटर है, इसलिए वो सीधे अभी कंक्लूजन पे नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि जिनु व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्टेड है। मिस्टर आहम बता रहे होते कि इस जगह पे काफी ज्यादा गेट ओपन होते रहते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन आज एक सी रैंक का गेट भी ओपन हुआ है जो इनके लिए अभी फिलहाल के लिए ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। तभी वहाँ पे एक फुल आर्मर में बंदा आता है। वो कहता है कि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, बातें बंद करो और अंदर चलो। जिनु कहता है कि ये कौन है। मिस्टर आहम बताती कि ये हमारा न्यू ए रैंक हंटर है जो कि एक टैंक है। जब हमने आप यहाँ पे आ रहे हैं इसके बारे में उसको बताया तो वो इससे थोड़ा सा नाराज हो गया है। उसको लगता है कि हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। उसका नाम किम चुल है और वो आज की स्ट्राइक स्क्वाड को लीड करने वाला है। आज की स्ट्राइक स्क्वाड में एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक के हंटर्स है, जो कि टोटल 12 मेंबर्स है। मैं जानता हूँ कि ए रैंक और बी रैंक हंटर्स सी गेट के लिए ज्यादा ही है, माना कि उनकी रैंक ज्यादा है, लेकिन वो न्यू हंटर्स है। जुनू कहता है फिर भी ए रैंक और बी रैंक कुछ ज्यादा ही हो गए। वो मन में सोचता है कि इस रेट से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सॉन्ग को जरूर पता चलेगा कि हाई रैंक के हंटर के सामने ए रैंक कुछ भी नहीं कर पाते। आगे वो डंजन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जुनू अंदर जाने लगता है उसे अजीब सा फील होता है और हम देखते हैं कि डंजन पूरा का पूरा रेड कलर में बदल जाता है। जुनू को खतरा सेंस होता है। वो समझ जाता है कि उनको यहाँ से जल्दी से जल्द निकलना होगा। वो बाहर आने की कोशिश करता है पर नहीं आ पाता। वो जाते समय मिस्टर आहन से कहता है कि मेन स्ट्राइक को जल्द से जल्द कांटेक्ट करे। आहन भी समझ जाती है कि अभी मेन स्ट्राइक को कॉल करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो सीधा वाइल्ड गिल्ड के मास्टर को ही कॉल लगा देते हैं। मिस्टर आहन मास्टर से कहते हैं कि एक सी रैंक का गेट अचानक से रेड गेट में बदल गया। ये सुनने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एस रैंक का हंटर बेकिनो वहाँ खुद आ रहे होते हैं। आगे हमें एक बार फिर डोंगसो और जिनचुल को दिखाते हैं। डोंगसो जिनचुल से पूछता है कि मेरे भाई के अंतिम संस्कार का क्या हुआ। जिनचुल बताता है कि दुर्भाग्य से उसकी बॉडी ही नहीं मिली, क्या आप उसकी कब्र से मिलना चाहते हैं। डोंगसो कहता है कि नहीं, जो मर चुका है मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो बाकी कचरा बचा हुआ है उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जिनचुल पूछता है कि तो मैं आपको कहाँ पे छोड़ू। डोंगसो कहता है और कहा, डंजन के पास, मुझे उन बेवकूफों को ढूंढना है, अगर वो हंटर है तो वही मिलेंगे। जिनचुल कहता है कि कोरिया में तो काफी तरह के गेट्स है, तो आप उनको कैसे ढूंढोगे। डोंगसो अपने मोबाइल में देखता है और उसे पता चल जाता है कि ई रैंक का हंटर जुनू अभी अभी किसी डंजन में गया है। डोंगसो जिनचुल से कहता है कि डंजन के रूल्स बाहर की सोसाइटी से अलग है, तुम समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उसे डंजन के अंदर दफनाऊं या नहीं ये मेरी चॉइस होगी, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। जिनचुल कहता है कि मैं समझ गया सर। हमें जुनू और बाकी हंटर्स को दिखा दे जो अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जिधर हर तरफ बर्फ थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर आए हैं और गेट भी गायब हो जाता है। जुनू को फिलहाल यहाँ पे कोई गड़बड़ तो महसूस नहीं होती। सॉन्गी जुनू से पूछ रही होती कि कुछ तो गलत हुआ है ना, तभी उस पे कोई बर्फ के तीर से हमला कर देता है। जुनू उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन दूसरे एक मेंबर के सिर पे वो बर्फ का तीर लग जाता है और इनको पता चल जाता है कि इन पे आइस एल्फ्स ने हमला किया है। जुनू उनकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया था क्योंकि वो काफी दूर थे। जिनका भी ऐसे वाले मॉन्स्टर से पहली बार पाला पड़ा है वो उन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं, पर एक्चुअली जो हंटर जिससे पहले से ही लड़ चुके हैं वो इन्हें आइस लेयर कहते हैं। ये चुपके से अपने दुश्मनों पर वार करते हैं। फिर हमें बेक यूनू को दिखाते जो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो गेट बंद हो चुका था। वो आन से पूछ रहा था कि ये तो सी रैंक का गेट होना चाहिए था। आन कहता कि हाँ सर, ये सी रैंक का ही गेट था। बेक कहता है कि क्या तुमने एसोसिएशन से कंफर्म नहीं किया था। आन कहता है कि हाँ किया था सर, वो भी बार बार सी रैंक ही कह रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि जो रेड कलर के गेट होते हैं वो सिर्फ हाई रैंक के डंजन में ही देखे जाते हैं। बेक को यकीन होता है कि ये गेट कम से कम बी या उससे ज्यादा रैंक का है। आन कहता है कि हम इसे फिर से मानोमीटर से मेजर करें। बेक कहता है कि गेट पहले से ही रेड हो गया है, अब इसे मानोमीटर की वेव एमिट नहीं करेगा, तो इसे मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं कि हम कैसे पता करें कि ये गेट किस रैंक का है। मुझे बताओ कि गेट के अंदर कितने हंटर गए हैं और उनकी रैंक क्या है। आन बताता है सारे मिला के 12 हंटर से, जिनमें से एक ए रैंक का हंटर है जिसका नाम चुल है और वो लीडर है। बाकी उसके साथ 7 बी रैंक हंटर से। बेक मन में सोच रहा होता है कि ये गेट पक्का बी या ए रैंक का ही होगा। अगर ये एस रैंक का होता तो पूरे देश को इमरजेंसी सिचुएशन में डाल देता। आगे वो सभी को बताता है कि अगर ये गेट बी रैंक का होगा तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक हंटर चाहिए। अगर गेट ए रैंक का होगा तो 1 या उससे ज्यादा एस रैंक हंटर या फिर 10 ए रैंक हंटर होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर ये गेट ए या फिर उससे ज्यादा रैंक का होगा तो उनके बचने के कोई चांस नहीं है। किस्मत अच्छी हुई तो ए और बी रैंक के कुछ हंटर बच सकते हैं। तभी आन कहता है कि एक और पर्सन गेट के अंदर गया है जिसपे मेरी कुछ दिनों से नजर है। बेक कहता है कि क्या एक हंटर जिसपे तुम नजर रखे हो, कौन है वो, उसकी रैंक क्या है, ए या बी। लेकिन आन अपनी मुंडी हिला के नहीं कहता है। बेक खुशी से कहता है क्या तुम कहना चाहते हो वो एक एस रैंक का हंटर है जो हमारे न्यू हंटर के साथ गया है। आन बेक से कहता है कि नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ जिनू समझ जाता है कि वो जो एल्फ स्लेयर है ना वो पहले
पहले कमजोर हंटर पे वार कर रहे हैं। जुनू मन में कह रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे 2 महीने पहले आता तो इनके जो तीर है ना वो उसको लग सकते थे। आगे वो कह रहा होता है कि तुमको तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। तभी किम चुल कहता है कि तुम लोग में से शायद किसी ने अब तक नोटिस नहीं किया होगा, पर फिलहाल हम एक रेड गेट के अंदर है। इसका मतलब है कि कोई भी इस डंजन के अंदर नहीं आ सकता। ये गेट तभी ओपन होगा जब हम सारे मर जाए या फिर डंजन ब्रेक हो जाए। सॉन्गी जुनू से पूछ रही होती कि मिस्टर ये रेड गेट क्या होता है। जुनू बताता है कि ये एक स्पेशल गेट है जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट है। जैसे कोई इसके अंदर अपना पैर रखता है उसका बाहर वाली दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। इससे भाग नहीं सकते जब तक डंजन के बॉस को हराना दे या फिर डंजन ब्रेक ना हो जाए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ पे हम सब अब फंस चुके हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखने के लिए थैंक यू सो मच। सोलो रोलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू और बाकी सब लोग रेड डंजन में फंस जाते हैं। उसके बाद टीम का लीडर्स अपने आप को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि अब हम सबको पता है कि हम रेड गेट के अंदर है तो हमें सेफली वापस जाने के बारे में देखना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े रह के प्रॉमिस नहीं कर सकता जो मैं पूरे ना कर सकूं। डंजन ब्रेक के लिए हमें महीनों तक वेट करना पड़ सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम तब तक जिंदा बच पाए। इस गेट की मिनिमम डिफिकल्टी बी रैंक है। ऐसी जगह सिंगल यूनिट में सबको संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अलग अलग टीम बनाने वाला हूँ ताकि डंजन को क्लियर कर सके। ये सुन के जिनू किम चुल के इरादे समझ जाता है। आगे किम चुल कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे रुके तो ठंड से जमकर मर सकते हैं या फिर वो क्रिएचर हम पर फिर से अटैक कर सकते हैं। अगर कोई मेरी टीम को ज्वाइन भी नहीं करना चाहता तो मैं अकेला ही डंजन को क्लियर करूंगा, तो मेरे साथ कौन है। तभी काफी सारे हंटर किम चुल के पास जा रहे होते हैं, लेकिन जितने भी सिया उससे लो रैंक के हंटर थे उन सभी को किम चुल ने टीम के अंदर आने से मना कर दिया। हमें पता चलता है कि यहाँ का एक दिन बाहर के असली दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, इसलिए डंजन ब्रेक होने में महीने लग जाते हैं। और इसलिए किम चुल उन लो रैंक वालों को नहीं ले रहा था क्योंकि वो उसके लिए बस बोझ बन जाएंगे। फिर किम चुल उनसे कह रहा होता है कि अगर बॉस मरने तक तुम लोग जिंदा रहे तो तुम लोग बाहर आ सकते हो। तभी किम चुल की टीम की एक लड़की उसे कहती है कि क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ। किम चुल कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। वो मन में सोचता है कि क्या इसको मेरी बातों का बुरा लगा। फिर वो कहता है कि अभी एक जगह खाली है तो कोई एक आ सकता है, और एक लो रैंक का हंटर मिस्टर चुल के टीम में चला जाता है। जिनू कह रहा होता है कि किम चुल तो हमारे ऊपर होने वाले बर्फ वाले तीर के अटैक को भी नहीं देख पाया था। तभी वो लड़की जो जिनू की टीम में आई थी वो जिनू से कहती है कि तुम ई रैंक के हंटर नहीं हो ना। शायद उसने जिनू को तीर पकड़ते हुए देख लिया था। फिर हमें बाहर दिखाते हैं। लास्ट एपिसोड में मिस्टर आन ने कहा था कि जिनू एक ई रैंक का हंटर है। उसके बाद वो बेग से कहता है कि मैं इस बात को इसलिए सीक्रेट रख रहा था क्योंकि मुझे जिनू का ट्रस्ट जीतना था। मुझे यकीन है कि वो री अवेकन हो गया है। बेग उसे कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन तो है ना, या फिर तुम बस कोई अंदाजा लगा रहे हो। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि उसने कभी क्लियरली जवाब नहीं दिया। वो बेग से कहता है कि फिलहाल तो ये मेरा अंदाजा ही है। ये सुन के बेग कहता है तो हमारी आखिरी उम्मीद बस किम चुल है। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि अगर मिस्टर बेग आप जिनू को एक्शन में देखते ना तब आपको पता चलता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सर्विलेशन टीम के फर्स्ट डिवीजन का मैनेजर जू सांगचन कहता है किम चुल संभाल लेगा सर, उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसकी फाइटिंग की एबिलिटीज भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के दूसरे स्क्वाड मेंबर की तरह ही है। ये सुन के बेग को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो आशा करता है कि किम चुल बाकी बी रैंक के हंटर के साथ डंजन को क्लियर कर देगा। सांगचन मिस्टर आन से कह रहे होते कि आप किसी ई रैंक के हंटर की बात कर रहे हो जो री अवेक हो गया है। मुझे लगता है कि किम चुल उस जैसे बिना इन एक्सपीरियंस हंटर से काफी ज्यादा परफेक्ट है। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि वो तो आखिर में देखा जाएगा कि कौन सही है। डोंगसू भी यहाँ पे पहुंच चुका था। वो कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो एक सी रैंक का गेट होना चाहिए था ना, ए रैंक का गेट अपीयर हो गया क्या। वैसे व्हाइट गिल्ड का मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। बेग डोंगसू को बड़े ही गुस्से भरे नजरों से देखता है और बाकी सब डोंगसू को देख के काफी ज्यादा डर रहे थे। बेग डोंगसू से पूछता है कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो। डोंगसू से कहता है कि मेरा थोड़ा सा काम है यहाँ पे। वैसे वो ई रैंक वाला हंटर व्हाइट गिल्ड टाइगर में ज्वाइन हुआ है, तुमने ऐसे ई रैंक के लूजर को आखिर अपने गिल्ड में आने क्यों दिया। बेग कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। डोंगसू कहता है मैं जुनू की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी डंजन में गया है। संग जुनू का नाम सुनकर बेग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि डोंगसू जुनू को कैसे जानता है। डोंगसू गेट को छूता है और कहता है कि यार ये तो एक रेड गेट है। फिर हमें जुनू को दिखाते हैं। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम सभी तो यहाँ पे नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो। वो लड़की बताती है कि क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले यही बात बताई गई थी कि डंजन में कुछ भी हो सकता है और किम चुल को व्हाइट टाइगर गिल्ड के इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। फिर दोनों टीम अपने अपने रास्ते तय करती है और एक दूसरे को गुड लक कहती है। वो लड़की जिनू से कहती है कि आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिनू उसे फिर से कुछ खास जवाब नहीं देता। वो लड़की समझ जाती है कि जिनू कम से कम ए या उससे भी ज्यादा रैंक का हंटर है। आगे किम चुल को आइस बियर के नाखून के निशान दिखते हैं। वो कहता है कि उनको रुक जाना चाहिए था। लगता है उस ई रैंक हंटर की वजह से बाकी सबकी जान चली जाएगी। तभी उसका एक साथी कहता है जाने दो, अब ई रैंक वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करना, उसे तो ढंग की ट्रेनिंग भी नहीं मिली होगी। तभी किम चुल सोचने लगता है उनके टीम में ज्यादातर सी रैंक और एक बी रैंक का भी हंटर था, तो मुझे वो ग्रुप का लीडर क्यों लगा। जाने दो, वैसे भी वो मर जाएगा। फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ डोंगसू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रेड गेट है। उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था। वो कहता है कि तुम्हारा पता लगाना मुश्किल है जिनू। और यहाँ बेग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग जिनू के पीछे क्यों पड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि किम चुल कुछ आइस बियर को मार डालता है। उसके टीम के सारे मेंबर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सेफ है, पर किम चुल मन में कह रहा होता है कि मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग हूँ कि कुछ आइस बियर को मार सकता हूँ। बाकी मेंबर जल्दी से बियर का मीट ले रहे होते हैं जो
जो कुछ दिन इनके खाने के लिए ठीक है। किमचुल के मेंबर कह रहे होते कि चलो अभी हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, हमारी शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। किमचुल उनसे कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, जब तक हम इस फॉरेस्ट से नहीं निकलते तब तक हमें काफी सावधानी से काम लेना होगा। फिर हमें जिनू और उसके टीम को दिखाते हैं। तभी वो लड़की कहती है सब लोग रुक जाओ, हम इससे आगे नहीं जा सकते। जिनू पूछता है क्यों? वो लड़की कहती है कि देखो उस जगह पे काफी सारे निशाने, ये पूरा एरिया आइस बियर का है, हमें उन मैजिक बीस्ट से आने से पहले यहाँ से वापस निकलना चाहिए। जिनू कहता है तो ये पूरा एरिया आइस बीस्ट का है। वो लड़की सोचने लगती है क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो जिनू को कहती है हाँ। जिनू कहता है तो हमें इधर से वापस जाने की क्या जरूरत है? वो लड़की है कि मैंने जो कहा आपने वो सुना नहीं क्या? आप मरना चाहते हो? जिनू उसे समझाता है अगर ये एरिया बियर्स का है इसका मतलब यहाँ पे हमारे दुश्मन से बियर्स है और उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन आइस एल्फ से इनका मुकाबला करना आसान है। वो लड़की समझ जाती है। वो कहती है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? फिर जिनू उस लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस आउटफिट में ठंडी नहीं लग रही? वो अपनी इन्वेंटरी खोल के सबको वार्म फर कोट देता है। उस लड़की के साथ सभी के सभी जिनू का ये मैजिक देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सॉन्गी कहती है कि मिस्टर आप क्या है? जिनू उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पे फंस चुकी हो तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, इसके बदले तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी और तुम सब पर भी ये बात लागू होती है। तभी वहाँ पे आइस बियर आ जाता है। सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। वो जिनू से कह रहे थे कि आपने तो कहा था कि इस आइस बियर के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, पर ये हाई रैंक के आइस बीस्ट है। वो लड़की कहती है कि हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट कर दियो, तुम लोग इसे मारने के लिए कोई रास्ता ढूंढो। तभी जिनू उसे शांत करता है और आगे जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लेता हूँ। वो लड़की कहती है कि चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो पर वो बीस्ट हाई रैंक का है। जिनू वुल्फ असैसिन टाइटल में स्विच करता है जिससे बीस्ट टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ जिनू को सारी एबिलिटीज 40% बढ़ जाती है। जिनू एक लंबी छलांग लगाता है। वो मन में कह रहा होता है कि अभी के लेवल और टाइटल को ऐड करने से मैं इसको अपने हाथों से ही हरा सकता हूँ और वो उस बीस्ट के सिर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। इसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं उसने एक ही पंच पे आइस बीस्ट को हरा दिया। जिनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं क्योंकि ये जो मॉन्स्टर होता है ना ये हाई रैंक का होता है और जिनू का लेवल भी अप हो जाता है। वो लड़की जिनू से कह रही होती कि आखिरकार आप है कौन? फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ बेग डोंगसू से पूछ रहा था कि तुम यहाँ जिनू के लिए क्यों आए हो, आखिर तुम्हें उससे क्या काम है? डोंगसू से कहता है कि इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसके साथ थोड़ी मस्ती करनी है। बेग उसे कहता है कि चाहे तुम्हारा उसके साथ कोई भी काम हो पर रेड डेंजन का हम कुछ नहीं कर सकते, ये कोई नॉर्मल डेंजन नहीं है। वो लोग किसी डेजर्ट, किसी जंगल या किसी जहरीले सांप और कीड़े से या फिर किसी बर्फीले जगह होंगे, जिंदा से ज्यादा उनके मरने के ज्यादा चांसेस है। डोंगसू कह रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैं डेंजन ब्रेक का वेट नहीं कर सकता। जिनचुल मन में कह रहा होता है जिनू तुम्हें खुद को लकी मानना चाहिए, डोंगसू भी रेड गेट का कुछ नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि जिनू और बाकी सब लोग मस्त से बियर का मीट खा रहे होते हैं। सॉन्गी जिनू से पूछती है कि क्या जीना घर पर हमेशा पढ़ाई करती है? उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी दीवार पे डिक्शनरी के पेजेस चिपकाती है ताकि वो सोने से पहले सब कुछ याद रख पाए। जिनू उसे बताता है कि नहीं, वो दूसरे टीन एजर की तरह ही है, वो डिनर करने के बाद तुरंत सो जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो हमेशा आलसी दिखती है। ये सुन के सॉन्गी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जिनू से कह रही होती है कि ये नहीं हो सकता, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो उसके ग्रेड इतने अच्छे कैसे? जिनू कहता है कि मुझे भी नहीं पता, जब हम मिडिल स्कूल में थे हम हमेशा गेम ही खेलते रहते थे। आगे जिनू उठ के जाने लगता है। सॉन्गी कहते है कि आप कहाँ पे जा रहे हो? जिनू कहता है कि मुझे अभी वर्कआउट करना है। सॉन्गी कहती है कि आप गेट के अंदर भी वर्कआउट करेंगे? जिनू कहता है कि हाँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे पेनल्टी लगेगी। ये सुन के सब कहने लगते हैं कि ये थोड़े से अजीब है। जिनू अपना वर्कआउट करता है। वो कहता है कि अगर वो इसे कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी जोन में जाना पड़ सकता है। तभी वहाँ पे काफी सारे आइस बियर आ जाते हैं। जिनू कहता है कि हमारे नंबर सेम होने चाहिए और वो अपनी 4th नाम वाली शैडो आर्मी को समन करता है। जिनू अपनी शैडो से कहता है कि तुम सभी को पता है ना कि ये तुम्हारी फर्स्ट बैटल है, तो चलो जाओ। फिर शैडोज और आइस बीस्ट में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेज शैडोज फायर पावर का यूज कर रहे थे। जिनू कहता है कि मेरी शैडोज मेरे एक्सपेक्टेशन से स्ट्रॉन्ग है, वो काफी तेजी से रीजनरेट भी हो रहे हैं, पर इससे मेरा माना भी कम हो रहा है। तभी वहाँ पे बीस्ट का बॉस आ जाता है जो शैडोज को काफी आसानी से खत्म कर रहा था और जिनू का जो माना होता है ना वो भी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। जिनू समझ जाता है कि शैडो सोल्जर बीस्ट बॉस के लिए मैच नहीं है और वो इग्रिस को समन करता है। इग्रिस और बॉस बीस्ट की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिनू भी इग्रिस की पावर देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। इग्रिस उस बॉस बीस्ट का सर काट डालता है। जिनू सोच रहा होता है कि अगर इग्रिस के पास तब स्वॉर्ड होती शायद मैं उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, पर अभी मेरा लेवल अप हुआ है तो शायद हम दोनों सेम पावरफुल है। जिनू इग्रिस को शाबाशी देता है और सारे बीस्ट को अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ बेग पूछ रहा होता है कि कितना समय बीता। आन बताते हैं कि 3 घंटे हो गए, इसका मतलब गेट के अंदर अभी 3 दिन हो गए होंगे, पता नहीं कितने लोग जिंदा हो गए। बेग कहता है कि गेट के अंदर का वातावरण नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होता, कड़कती धूप से उनकी स्किन जल गई होगी या एक्सट्रीम ठंड में वो जम गए होंगे या फिर किसी जहरीले कीड़े से वो फाइट करे होंगे। अगर जैसे तैसे उन्होंने वातावरण को झेल भी लिया पर उनको खाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये गेट हाई लेवल का है, इसका मतलब जो भी लो रैंक के हंटर होंगे वो अब तक मर चुके होंगे। डोंगसू कहता है इसका मतलब संग जिनवू भी अब तक मर चुका होगा, लग रहा है यहाँ पे आना मेरा फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। बेग डोंगसू को एक बात बताने जा रहा होता है लेकिन तभी डोंगसू कहता है संग जिनवू तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है तो तुमने उसे गेट के अंदर जाने क्यों दिया? तभी मिस्टर आन बताने लगता है कि मेरी उससे जान पहचान थी, उसने मुझे कहा था कि वो सी रैंक के गेट के अंदर जाना चाहता है ताकि उसे कुछ ठीक ठाक पैसे मिले।
और मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। बेक मन में सोच रहा होता है कि आन जिनू को कवर दे रहा है, आखिर ये जिनू है कौन। इवन यसरैक हंटर डोंगसू भी उसके पीछे पड़ा है, लेकिन तभी डोंगसू एकदम से स्पीड में आके आन की गर्दन को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। लेकिन तभी वहाँ पे बेक आता है और वो डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरे एम्प्लॉइज को छोड़ दो। डोंगसू बेक से कह रहा होता है कि क्या तुमने अभी मुझे ऑर्डर दिया, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ी तोप समझ रहे हो क्या। तभी बेक अपनी पावर को अनलिश करता है और वो डोंगसू से कहता है कि क्या तुमने अभी कुछ कहा। ये सब देख के आन काफी ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब दो एस रैंक के हंटर के बीच फाइट होने वाली है। फिर हमें डंजन के अंदर दिखाते हैं जहाँ किम चुल के सामने बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर टीम के सारे मेंबर को खत्म कर रहा होता है और तभी किम चुल भी यहाँ हार मान चुका होता है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि मैं तो एक टीम का लीडर हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ, मैंने तो व्हाइट गिल्ड टाइगर के सबसे टॉप बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है। तभी वहाँ पे आइस स्लेयर्स भी आ जाते हैं। उनको देख के किम चुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सारे टीम के मेंबर्स भी बहुत जख्मी थे। तभी एक आइस स्लेयर किम चुल के सामने एक टीम मेंबर को मार डालता है। ये देख के किम चुल वहाँ से भाग जाता है और हमें आखिर में आइस स्लेयर के बॉस को भी दिखाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम चुल के सामने आइस एल्व्स और उनका बॉस आ गया था और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो उस जगह पे आ जाता है जहाँ जिन्होंने सारे आइस बियर को मार डाला होता है। किम चुल कहने लगता है तो मुझे इसलिए अभी तो कोई आइस बियर नहीं दिखा, क्या दूसरी टीम ने इन सभी को मार दिया है। नहीं, वो ऐसा करने के कैपेबल नहीं है, ये पक्का आइस एल्व्स ने किया होगा, लगता है वो पास ही है। और किम चुल वहाँ से भी भाग जाता है। फिर हमें डंजन के बाहर दिखाते हैं जहाँ डोंगसू और बेक लड़ने वाले होते हैं, पर उन्हें जिनचुल रोक देता है। डोंगसू जिनचुल से कहता है क्या बात है, तुमने हम दोनों को ही रोक दिया। जिनचुल कहता है अगर आप दोनों ने होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे अभी दोनों हाथ टूट जाते। आगे वो बताता है कि जुनू के रियावेक के बारे में सबसे पहले शक मुझे था, इसलिए मैंने खुद जाकर उसको माना मीटर से चेक किया था, पर नॉर्मल ई रैंक का ही स्कोर आया था। ये पॉसिबल ही नहीं है कि संग जिनू ने पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म किया होगा। डोंगसू कहता है कि मुझे पता है, जिसने उसे मारा है वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का बेटा हो सकता है। जिनचुल कहता है कि अगर आपको ये पता था तो अब जिनू के पीछे क्यों पड़े हो। डोंगसू कहता है क्योंकि मुझे उसे बस मारना है। छोड़ो यार, तुमने सारा मजा बिगाड़ दिया है, मुझे घर जाके बस सोना है अब। मिस्टर आन मन में कह रहे थे कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि जिनू क्या करने के कैपेबल है। फिर हमें डंजन के अंदर दिखाते हैं जहाँ किम चुल देखता है कि दूसरी टीम के सभी लोग जिंदा है और मस्त कपड़े, वार्म ब्लैंकेट, बाकी सारी जरूरत की चीजें और खाना भी उनके पास है। किम चुल को लग रहा था कि इनके पास ये सारी चीजें पहले से ही थी। तभी किम चुल उनसे कहता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा कैसे हो। जिनू की टीम उनसे कहती है कि किम चुल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। किम चुल उससे गुस्से में कहता है कि मेरी टीम खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास खाना और जरूरत की चीजें नहीं थी। तुम्हारे पास ये सब चीजें कहाँ से आई, किसने मुझसे ये सब छुपाया। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम में से कोई नहीं बताएगा तो मैं समझूंगा कि तुम सभी इसमें शामिल थे। किम चुल को पार्क हिजिन पे शक आ रहा था क्योंकि वो जिनू की टीम में गई थी। वो अपनी गिनती शुरू करता है। 3 कहने के बाद वो जोर से चिल्लाता है कि पार्क हिजिन तुमने ये सब किया है ना। लेकिन तभी वहाँ पे जिनू आता है और उसके सर पे एक जोरदार चमाट लगाता है जिससे किम चुल काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिनू उसे कहता है कि तुम हो जिसने हमें मरने के लिए छोड़ा था, तो अपनी ये बकवास बंद करो। लगता है तुम अपने साथ किसी और को भी यहाँ पे लाए हो, चलो बाहर आ जाओ, तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कि आइस एल्व्स का बॉस आ जाता है। जिनू को टोटल 20 और आइस एल्व्स भी प्रेजेंस होते हैं। आइस एल्व्स का बॉस अपनी भाषा में कहता है कि तो ये सच है, तुम सभी कचरा नहीं हो, कोई तो यहाँ पे स्किल्ड है। जिनू कहता है कि तुमने हमें कचरा कैसे कहा। एल्व्स का बॉस थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो जिनू से कहता है कि क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो। जिनू मन में कह रहा होता है लगता है कि सिस्टम की वजह से मैं इनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। पार्क हिजिन भी कहती है कि जिनू आप बीस्ट की भाषा बोल सकते हो। जिनू समझ जाता है कि ये भी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो रहा है। एल्व्स का बॉस कहता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, शायद तुम इससे पहले भी मिल चुके होंगे। इन्होंने मुझे बताया कि तुम में से कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तुमसे लड़ना चाहता है। लेकिन जिनू भाई एक ही पल में उसकी गर्दन काट डालता है और कहता है कि और कुछ। ये देख के एल्व्स का बॉस कहता है क्या बात है। जिनू उस पे भी एक अटैक करता है। वो समझ जाता है कि जो एल्व्स का बॉस है ना, ये कोई इजी अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉस एल्व्स जिनू से कहता है कि मुझे तुम्हें एक ऑफर देना है और ये ऑफर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम ह्यूमन के साथ क्या कर रहे हो। तुम उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिनू उसे कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। एल्व्स का बॉस हंसते हुए जिनू से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। हमें हमारे सर के अंदर एक आवाज आती है जो ह्यूमंस को खत्म कर दो ऐसा कहती है, पर तुम्हारे सामने वो आवाज नहीं आ रही। ये सुन के जिनू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि एक आवाज जो ह्यूमन को मारने को कहती है, क्या ये कुछ ऐसा तो नहीं जैसा मेरा सिस्टम मुझे ऑर्डर देता है। शायद वो आवाज मुझ पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि सिस्टम ने मुझे प्लेयर बना दिया है। बॉस एल्व्स कहता है हमें एक दूसरे से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस तुम्हारे पीछे के ह्यूमंस को हमें सौंपना होगा। तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तो बोलो इस डील के बारे में तुम क्या सोचते हो। जिनू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। अगर तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम ह्यूमंस को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन तभी आइस एल्व्स कुछ बोलने लगता है तो वो अचानक से ग्लिच हो जाता है और फिर से वो डील की बात करने लगता है। जिनू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है कि अभी आप यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। फिर जिनू आइस एल्व्स बॉस के डील को डिक्लाइन करता है। आइस एल्व्स का बॉस कहने लगता है तुम
अकेले मुझे और मेरी आर्मी को हराने के बारे में सोच रहे हो? जुनू कहता है कि क्या मैं? और वो अपनी शैडोज को समन करता है। सभी के सभी हंटर शैडोज को देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो रहे होते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। उनको लग रहा होता है कि क्या ये सब जुनू कर रहा है। आइस एल्व्स फिर भी हंस रहा होता है और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाकी सारे हंटर पीछे चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते। जुनू कहता है कि मेरे पास भले ही सेना ज्यादा है, लेकिन मेरे पास इतना माना नहीं है कि मैं इन्हें मैदान में ज्यादा देर तक टिका पाऊंगा। माना कि वो इमोर्टल है, पर अगर बार बार वो डिस्ट्रॉय होंगे तो उनका नंबर भी कम हो जाएगा। जुनू ने इनके लेवल को भी अप किया था, लेकिन उनके लिए इनका बॉस प्रॉब्लम है, क्योंकि जुनू महसूस कर रहा था कि वो एल्फ बॉस उससे हाई लेवल का है। जुनू कहता है कि इग्रिस के साथ भी इसे हराना मुश्किल होगा। जुनू समझ जाता है कि उसे और भी स्ट्रॉन्ग शैडो चाहिए, और ऐसा कहते वो किमचुल को देख रहा होता है। तो समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। फिर आइस एल्व्स कहता है कि मेरा नाम बरुका है, तुम्हारा नाम क्या है? जुनू कहता है कि मेरा नाम संग जिनू है। जुनू किमचुल के स्वॉर्ड पे पैर रखता है और काफी स्पीड से बरुका की तरफ डैश करता है, और ऐसा करते समय वो किमचुल के स्वॉर्ड को उसके पास पहुंचा देता है। जुनू बरुका पर काफी अटैक करता है, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बरुका उसे किक मारता है और जुनू उससे पीछे धकेला जाता है। बरुका जुनू से कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैं कभी इतना एक्साइटेड हुआ था। तभी जुनू के मेज शैडो बरुका के ऊपर फ्लेम से हमला करते हैं। जुनू कहता है कि मैं टाइम निकल के मेरे मेजेस से थैंक्स कहूंगा, और हम देखते हैं कि किमचुल भी जाग जाता है और उसे याद आता है कि उसको जुनू ने ही मारा था। वो अपनी पास पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मेज ने काफी तगड़ा फ्लेम का अटैक किया होता है, लेकिन जुनू को पता है कि इतने से कुछ भी नहीं होने वाला, और वो बरुका से कहता है कि चलो बाहर आ जाओ। बरुका जुनू पे काफी तेजी से अटैक करने आ रहा होता है। तभी किमचुल भी पीछे से जुनू पे हमला करने आया था, लेकिन जुनू इग्रिस को बुला के किमचुल को खत्म कर देता है। किमचुल जुनू से कहता है कि तुमने मुझे शुरुआत से ही आते हुए देखा था ना। बरुका कहता है कि ये तो काफी मजेदार है, लेकिन इससे तुम्हारा फेट नहीं बदलने वाला। लेकिन तभी जुनू कहता है कि अराइज, और हम देखते हैं कि किमचुल की भी शैडो आ जाती है। वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। जुनू उसका नाम आयरन रखता है। बरुका जुनू पे अटैक कर देता है। वो उसे कहता है कि ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। जुनू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि आयरन ने शाउट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से जुनू के आसपास एक एनर्जी का शील्ड आ जाता है, और इसकी वजह से बरुका का अटैक जुनू पे लैंड ही नहीं होता। बरुका जुनू से कहता है कि लगता है तुम्हारा एक और साथी आ गया। आयरन अपनी शील्ड से बरुका को पीछे ढकल देता है। बरुका हंसते हुए जुनू से कहता है कि ऐसे अटैक से तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। जुनू कहता है तो ऐसी बात है, और वो अपने 2 और बियर शैडोज को भी समन करता है, और बरुका का कहता है तो अब चलेगा ना तुम्हें। दूसरी तरफ सोंगी हिजिन दोनों जुनू की फाइट देख के हद से ज्यादा शॉक हो रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने आज तक ऐसी फाइट कभी भी नहीं देखी, और अब बरुका की हालत भी खराब हो रही थी। जुनू पीछे से अटैक करके बरुका पे पैरालाइज और ब्लीड्स का इफेक्ट लगा देता है। जुनू भी थोड़ा सा शॉक रहता है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी बरुका ने अपने वाइटल पॉइंट को बचा लिया होता है। बरुका का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होने के कारण उस पे लगे हुए इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। वो जुनू से कहता है कि तुम बस कचरा हो। जुनू से कहता है कि मेरे बेटे ये कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, जरा अपने आसपास तो देखो। और हम देखते हैं कि भाई बरुका को शैडोज ने चारों तरफ से घेर रखा है। बरुका जुनू से कहता है कि मुझे तुमको ठिकाने लगाना होगा, तो ये तुम्हारे साथ ही अपने आप ही गायब हो जाएंगे। जुनू एक छलांग लगाते हुए बरुका पे अटैक करने जा रहा होता है, साथ ही वो अपने ड्रैगर को फेंक देता है। बरुका हंसते हुए उसे कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, अपना हथियार फेंक रहे हो। लेकिन जुनू कॉम्बैट टेस्ट से अपने ड्रैगर को अपने पास बुला लेता है। ये देख के बरुका काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। जुनू उसके हाथ में काफी ज्यादा तगड़ा वार कर देता है। तभी पीछे से आयरन भी बरुका को पकड़ लेता है, और सारे मेज शैडोज बरुका पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देते हैं। लेकिन बरुका गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि बरुका के राइट साइड पे एक कट लग जाता है, जो कि जुनू ने ही किया होता है अपनी इनविजिबल पावर का यूज करके। जुनू बरुका से कहता है कि लगता है ये सब खत्म हो गया। बरुका कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? मैं अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी आयरन पीछे से अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और बरुका खत्म हो जाता है। जुनू का लेवल भी अप हो जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना ये खत्म हो गया। लेकिन आयरन बार बार बरुका पे अटैक कर ही रहा होता है। जुनू से कहता है कि बस हो गया। जुनू मन में कहता है कि अभी भी स्टूपिड है, आगे जाके मुझे काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ पे हमें एक काफी अच्छा मोमेंट दिखा दे, जहाँ इग्रिस भी आयरन को देख के उससे मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जो बाकी वाले मेज वाले शैडोज होते हैं ना, वो आयरन के साथ विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। जुनू बाकी हंटर से कहता है कि चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा। जुनू ने डंजन के बॉस को हराया था, तो गेट भी आ जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जुनू बरुका के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर दीजिए यार कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू ने आइस लेयर के बॉस बरुका को हरा दिया था, और जो डंजन का गेट होता है ना, वो भी ओपन हो गया था। फिर हमें डंजन के बाहर दिखाते हैं, जहाँ मिस्टर आन देखते हैं कि सुबह के 3 बजे है, यानी डंजन के अंदर 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका था। मिस्टर आन बेग से कहते कि सर आप घर चले जाओ, हम यहाँ पे देख लेंगे। बेग उसे कहते हैं कि तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं घर जा सकता हूँ? मेरे गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंस चुके हैं, मैं सूरज उगने तक यहीं पे वेट करूंगा। तभी जो रेड गेट होता है ना, वो ओपन होने लगता है। बेग एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि किमचुल ने सब कुछ मैनेज कर लिया है, लेकिन सारे बी रैंक के मेंबरशिप बचे हुए थे। मिस्टर आन बहुत
ज्यादा खुश हो रहे थे। उनको तो वैसे भी पता था कि जुनू क्या है। बेक कह रहा था कि किम चुल को क्या हुआ, सिर्फ तुम 4 ही लोग सुरक्षित बच पाए। हिजिन बताती हाँ बस हम 4 ही बच पाए हैं। ये सुन के बेक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि सिर्फ लो रैंक वाले हंटर ही बाहर आ पाए। जुनू सॉन्गी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तभी बेक जुनू के कंधे पर हाथ रख के उसे कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जुनू उसका हाथ हटा देता है और उसे कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा थका हुआ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने गिल्ड के मेंबर से पूछ लो। इसके बाद बेक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर से वो जुनू का कंधा पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरा नाम बेक यूनो है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ। हमने अभी हमारे 9 मेंबर्स खोए हैं। गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। लेकिन जुनू भी उसके आंखों में आंखें डाल के उसे कहता है तो क्या, कम से कम मैंने आपके 4 हंटर्स को बचाया। गिल्ड मास्टर होने के नाते आपको तो मुझको थैंक्स कहना चाहिए। बेक जुनू से कहता है कि सॉरी, मुझे तुम पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए थी, तुम सही हो। और जुनू वहाँ से चला जाता है। बेक पार्क हिजिन से पूछता है कि इस बंदे का क्या सीन है, इतने खराब मूड में क्यों है। पार्क हिजिन बताती है कि मैं भी नहीं जानती, जब से मैं उससे मिली वो ऐसा ही है। उसने डंजन के बॉस को हराया और उसके सामने 3 बार कुछ तो चिल्लाया। तभी मिस्टर आन कहते हैं कि सर वो थोड़ा सा थक गया है, वो बुरा इंसान नहीं है। बेक कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अभी तक उसको रिक्रूट क्यों नहीं किया। मिस्टर आन कहते हैं कि सर मुझे माफ कीजिए। बेक मन में सोच रहा था उसके अंदर मेरे सामने बोलने का दम है, उसको तो मैं अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो आन से कहते कि जल्दी से उसे रिक्रूट करो। आन कहता है कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बेक कहते हैं कि इतना काफी नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए उतना सपोर्ट दूंगा, किसी भी हालत में उसे हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाओ। मिस्टर आन कहते कि सर मैं समझ गया। आगे हमें पता चलता है कि जुनू बारुको की शाडू को नहीं ले पाया था, लेकिन उसको उसका ड्रैगर मिल गया था। जुनू सॉन्गी को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देता है। वो उसे ठेंगू करके वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। आगे जुनू कहने लगता है कि मुझे अब यू जिनहो के साथ रेड्स पे जाना चाहिए। फिर हमें सुबह दिखाते हैं जहाँ यू जिनहो टैक्सी से भारी भरकम आर्मर पहन के जुनू के पास आ जाता है। जुनू कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप कर लेता। यू जिनहो कहता है कि आप मेरी हमेशा ही काफी मदद करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा आर्मर पहन के आपके घर तक चल के आ सकता हूँ। फिर वो रेड के लिए जाने लगते हैं। जुनू कहता है कि मुझे किसी को पिक करना है। यू जिनहो कहता है कि कौन। तभी जुनू सॉन्गी को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि कुछ मिनट में हमें बाहर मिलो, हम तुम्हें रेड पे ले जाएंगे। यू जिनहो मन में कह रहा था कि जुनू के पास उसका नंबर है और उसको काफी अच्छे से बात भी कर रहा है, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है। यू जिनहो कह रहा था कि क्या मैं अब से सॉन्गी को मिस सॉन्गी कह के बुलाऊं। जुनू से कहता है कि अबे वो बस मेरी छोटी बहन की फ्रेंड है। सॉन्गी वहाँ पे आ जाती है, सभी एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। जुनू सॉन्गी से कहते हैं कि क्या तुम सो पाई। सॉन्गी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। जुनू उसे कहता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, थोड़ा सा कार में सोने की कोशिश करो। सॉन्गी जुनू से पूछती है कि तुम सो पाए या नहीं। जुनू कहता है कि मैं बस एक हल्की सी झपकी ले पाया, घर जाने से पहले ही 4 बज चुके थे। इनकी ये बातें सुन के जुनहो का पूरा मूड बदल जाता है। वो मन में सोच रहा था कि ये लोग रात में मिले, वो जरा सी भी सो नहीं पाई, दोनों थके हुए हैं और दोनों सुबह 4 बजे अपने अपने घर गए। वो जिनो से कह रहा था कि सर सॉन्गी अभी भी लीगल एज में नहीं है। जिनो कहता है कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। जिनो कहता है कि कुछ नहीं, छोड़ो। वो मन में कहता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, मुझे इसे अपने स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए। और फाइनली ये सब गेट की तरफ निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डंजन में जिनो के शैडो सारा का सारा काम कर रहे होते हैं। यू जिनो इसे देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वो जिनो से पूछता है कि सर ये कौन है। जिनो को भी याद आता है कि ये इन्हें पहली बार देख रहा है। वो उसे कहता है कि मैंने अपने एक स्किल का यूज किया है। जिनो से कहता है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप शैडोज को समन कर सकते हो। जिनो से कहता है कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये सारे मेरे लिए काम करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि जिनो का यू जिनो के साथ अपना 19 रेड का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें यूएसए में ईस्ट कोस्ट के पास एक ए रैंक के गेट के अंदर दिखाते हैं, जहाँ ए रैंक का हंटर जेम्स कहता है कि एक आदमी ने पूरी की पूरी स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर दिया। ये इम्पॉसिबल है, क्या है कोई ह्यूमन बीस्ट है। हमें डंजन के अंदर एक भी मैजिक बीस्ट नहीं दिखा था। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हमें नहीं लगा था कि बॉस के ठिकाने में हमारा इस जैसे मॉन्स्टर से पाला पड़ जाएगा। इस पूरे डंजन के माना से भी ज्यादा माना इससे एमिट हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी ह्यूमन जो होता है ना जेम्स से बात करने जा रहा होता है, पर जेम्स डर के चिल्लाता है कि मुझसे दूर रहो। वो ह्यूमन कहता है कि यार तुम मेरे कानों में दर्द कर रहे हो, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बस थोड़े वक्त के लिए बेहोश किया है, वो मरे नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं करता अगर तुम्हारी स्क्वाड अचानक से मुझ पे हमला नहीं करती। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन ही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं कोरियन हूँ, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। फिर हमें जिनू और यू जिनू को दिखाते हैं जो कि अपना रेड का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की पार्टी कर रहे होते हैं। फिर इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती है जो कि ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनू को कासल डूम में जाना होता है। वो यू जिनू से कहता है कि वो थोड़े वक्त के लिए उसे नहीं मिल सकता। तभी टीवी में कल रात की घटना की न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बेग से पूछ रहे होते कि हमें सुना कि ट्रेनिंग के वक्त बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्या ये सच है कि सारे हाई रैंक के हंटर मर गए और जो लो रैंक के हंटर है वही बच गए। कहा जा रहा है कि उन्हें किसी और ने ही रेस्क्यू किया। बेग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि देखो एसोसिएशन ने पहले ही इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। हाँ, थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था लेकिन सर्वाइवर्स को किसी और ने रेस्क्यू नहीं किया था। आगे हम देखते हैं कि बेग अपने ऑफिस में आराम कर रहा था। तभी उसे अपने स्टाफ से कॉल आता है कि ब्यूंगो लाइन पर है। बेग कहता है मेरी उससे बात कराओ। ब्यूंग एक एस रैंक का हंटर है जो कि रिटायर हो चुका है। वो बेग से कहता है कि मैं अभी जा
जापान में हूँ और मुझे तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। बेक पूछता है कि कैसी न्यूज। ब्यूंग कहता है मुझे पता चला है कि जापान से कोई हंटर एसोसिएशन से सीक्रेटली कनेक्टेड है, इसलिए मैं जापान में आया था कि क्या एग्जैक्टली मामला क्या चल रहा है, और मैंने जितना सोचा था सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब है। जल्दी ये खबर पूरे कोरिया में फैल जाएगी। बेक कहते हैं कि आखिर जापान से कोई हंटर एसोसिएशन से क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि उन्हें उन लोगों से बात करनी थी जो जेजू आइसलैंड की रेड में हिस्सा लिए थे। ये सुन के बेक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बेक उसे कहता है कि मुझे डिटेल में बताओ। ब्यूक बताता है कि तुम्हें तो पता है 4 साल पहले जेजू आइसलैंड पे एस रैंक का गेट ओपन हुआ था, पर हमारे 3 बार मिशन फेल हो गए थे और कोरिया ने भी जेजू आइलैंड पे गिव अप कर दिया था। अब 4 साल के बाद भी वो जगह एंड्स के झुंड से भरी पड़ी हुई है। हम दोनों उस रेड में मरते मरते बचे थे। बेक कहता है हाँ मुझे पता है, मैं उस नाइटमेयर को भूलना चाहता हूँ। तभी ब्यूक कहता है कि दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि उनका म्यूटेशन हुआ है। बेक कहता है कैसा म्यूटेशन, अब उससे क्या ही लेना देना है, उस आइसलैंड पे ही वो लोग फंसे हुए, उनको उधर ही रहने दो, अब हमारा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्यूंग कहता है पर वो अभी समुद्र के ऊपर उड़कर दूसरे देश में भी जा पा रहे हैं। जापान के किनारे एक एंट जिसके पंख है उसकी लाश मिली है, वो खतरनाक तरीके से विकसित हो रहे हैं। फिर हमें फिर से एक बार जिनू को दिखाते हैं। जिनू से कहते कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहे हो, अभी तुम अचानक से ट्रिप पे जा रहे हो। जिनू कहता है कि हाँ मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिनू फोन पे किसी से बात कर रहे होते, तभी जिना कहती तुम किससे बात कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, तुम्हें गर्लफ्रेंड कब मिल गई। जिनू कहता है कि मैं बस अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। वो मन में कह रहा था कि सब लोग ऐसा ही क्यों समझते हैं। आगे जिनू के सामने गेट आ जाता है। जिनू उसे कासल की से ओपन करता है और जैसे वो गेट को ओपन करता है उसे क्वेस्ट मिलता है। आगे वो गेट के अंदर जा रहा होता है जहाँ उसे कोई भी मॉन्स्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी जिनू देखते है कि उसके सामने एक और दरवाजा है। आगे जाने से पहले जिनू अपने क्वेस्ट को देखता है। उसे इस डीमन कासल में 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना था। क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे 3 रिवार्ड मिल रहे होते हैं, जिनमें से एक वो शॉप में से कोई भी एक आइटम को ले सकता है, दूसरा उसके बोनस स्टैट 20 से बढ़ जाएंगे और तीसरा रिवॉर्ड अभी नहीं दिखाया गया, वो क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसे मिल जाएगा। जिनू को रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा अच्छे लगते थे। वो सोच रहा था कि शॉप में 10 बिलियन गोल्ड से भी ज्यादा महंगे के आइटम्स है, अगर वो क्वेस्ट को कंप्लीट करेगा तो उनमें से कोई एक वो ले सकता है। आगे वो दूसरे दरवाजे को भी खोल देता है। वो सोच रहा था कि ये रिवॉर्ड्स इतने अच्छे, इसका मतलब क्वेस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाते वो देखते कि सामने एक शहर जो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन में है और चारों तरफ से आग लगी पड़ी है। उसे लग रहा था कि ये कोरिया की रेप्लिका है। जिनू के सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। जिनू सोच रहा था कि मुझे 10,000 डीमंस की सोल्स चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10,000 डीमंस है। तभी सिस्टम उसे मैच देता है कि हर डीमन जिसे जिनू मारेगा उससे उसको 1 सोल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सोल वाली भी डीमंस है पर वो अपर वाली लेवल पे है। आगे जिनू कह रहा था कि मैंने लोगों से कहा कि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्वेस्ट को 1 हफ्ते में खत्म कर पाऊंगा, और जिनू डीमंस को मारना चालू कर देता है। जिनू कहता है कि अभी के लिए इन डीमंस को हराना काफी आसान है। वो देखते है कि उसे लेवल अप करने के लिए 59,700 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिनो अपने फादर से कहता है कि मुझे यूजिन गिल्ड का मास्टर होना है। वो मास्टर का लाइसेंस और रिकॉर्ड की रिपोर्ट अपने फादर को दिखा देता है। वो अपने पापा से कहता है कि किसी अनजान व्यक्ति को अपने गिल्ड का मास्टर बनाना रिस्की हो सकता है। उसका पापा उसे चुप कराता है और उसे कहता है कि मुझे तुमको किसी से मिलाना है, और हम यहाँ पे मिगवान को देखते हैं। यूजिन के फादर उसे कहते हैं कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है और ये रेड गेट इंसिडेंट का सर्वाइवर है। ये सुन के जुनो मन में सोच रहा होता है कि रेड गेट इंसिडेंट रिपोर्टर्स तो उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए मर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जुनो के पापा मिगवान से कहते हैं कि मेरे बेटे को बताओ उस दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स के अलावा दूसरा कौन था। वो बताने लगता है कि एक यंग फीमेल हंटर जो कि हाई स्कूल की लग रही थी और संग जिनहू। ये सुन के यूजुनो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो चिल्ला के कहता है कि क्या जिनू भी रेड गेट के इंसिडेंट का पार्ट था। यूजुनो पूछ रहा होता है कि उस लड़के का नाम क्या था। मिगवान बताते कि उसका नाम था सोंगी। आगे वो बताते कि गिल्ड्स के मेंबर उस गेट से संग जिनू की वजह से ही बाहर आ पाए। यूजुनो मन में सोच रहा था कि तो इसलिए वो दोनों इतने क्लोज आए। मिगवान कह रहा होता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने हमें कहा था कि ये बात किसी को भी ना बताई जाए कि जिनू उस दिन हमारे साथ डंजन में था। यूजुनो के पापा उसे कहते कि मिस्टर गो आपने हमें काफी कुछ बता दिया। फिर यूजुनो के पापा उसे कहते कि जिनू तुम्हें तो पता है मैं स्किल्ड हंटर को ढूंढ रहा हूँ, और जब मुझे सुनने में आया कि किसी ने रेड गेट से हंटर को बाहर निकाला तो जरा मैंने इसके अंदर खोज की और मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर इसमें शामिल होगा। तुमने गलत दिन चुना ये सब बातें करने के लिए। ऐसा लगता है कि संग जिनू ने तुमको तुम्हारे गिल्ड के मास्टर लाइसेंस के लिए काफी मदद की है। जिनू से कहता है कि हाँ मैं इस बात को एग्री करता हूँ। वो मन में सोच रहा होता है कि अभी फादर मुझे चूज नहीं करेंगे। यूजुनो के पापा उसे कहते कि तुम और कुछ कहना चाहते हो। यूजुनो कहता है कि प्लीज मुझे गिल्ड का मास्टर बना दीजिए। यूजुनो के पापा कहते हैं ठीक है। ये सुन के यूजुनो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, लेकिन उसके पापा आगे कहते हैं तुम्हें संग जिनू को हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाना होगा। जिनू मन में कहता है मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। वो अपने पापा से कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। आगे हमें जिनू को दिखाते हैं जिसने अभी तक 309 सोल कलेक्ट कर ली थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूजुनो के पापा ने उसे जिनू को अपने गिल्ड में लाने के लिए कहा था, और जिनू ने डीमन कासल में अभी तक 309 सोल को कलेक्ट किया था। आगे जिनू को पता चलता है कि डीमन लगभग डी रैंक के है, लेकिन फिर भी जिनू को काफी अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। नॉर्मली उसे एक लेवल अप करने के लिए 9 सी रैंक गेट से जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ उसे लेवल अप करने के लिए सिर्फ
4 घंटे लगे। जैसे जैसे जुनू लेवल अप कर रहा होता है वैसे ही अलग लेवल में जाने के लिए उसे एक्सपीरियंस पॉइंट भी बढ़ रहे थे। आगे जुनू कहता है कि जब मैं बेक यूनो से मिला मुझे समझ आया कि मैं इस रैंक का लेवल का हो चुका हूँ। अगर मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे अपनी स्पीड और भी बढ़ानी होगी। जुनू को एक एंट्री परमिट मिलता है जिससे वो एक डेविएशन सर्कल से सेकंड फ्लोर पे जा सकता है। जुनू को वो डेविएशन सर्कल दिख जाता है। जुनू उधर जाने के लिए बियर लीडर के शैडो को बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम तो एक आर्मी के टैंक जैसे बड़े हो। वो उसके ऊपर बैठ जाता है और जाने वाला होता है पर सामने 3 डीमन आ जाते हैं, लेकिन बियर शैडो उन पर अटैक कर देता है और उनको खत्म कर देता है। जुनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस बियर को कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बैड हो, अब से मैं तुमको टैंक के बुलाऊंगा, और वो उसे डेविएशन सर्कल की तरफ जाने के लिए कहता है। आगे हमें यूएसए में फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को दिखाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इन्होंने उस डंजन वाले ह्यूमन को पकड़ रखा हुआ है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का डिप्टी डायरेक्टर उनके मेंबर से पूछ रहा होता है कि तुमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन है। वो मेंबर बताते कि वो कह रहा है कि वो एक साउथ कोरियन हंटर है। डायरेक्टर कहने लगते हैं कि प्लानेट के दूसरे साइड के डंजन में एक कोरियन हंटर कैसे आया। मेंबर बताता है कि उसने क्या कि वो डंजन बंद होने के कारण 10 साल से डंजन के अंदर ही फंसा रहा, और जब उसको होश आया तो उसने खुद को ऐसी हालत में पाया। ये केस थोड़ा सा टेढ़ा है। एक व्यक्ति जो डंजन के अंदर मिला, साथ ही उसने पूरे ए रैंक के स्ट्राइक स्क्वाड को भी पछाड़ दिया। डायरेक्टर कहता है बस इतनी ही जानकारी मिली है, उसे और उगलवाओ। मेंबर कहता है हमें लगता है कि ये कोई बीस्ट है जिसके पास ह्यूमन की मेमोरीज है, हमें इसकी बात यस रैंक के हंटर से करवानी होगी, वरना ये पूरे वाशिंगटन को खतरे में डाल सकता है। मैंने स्कैवेंजर गिल्ड से कांटेक्ट किया है, उनके पास एक ऐसा एस रैंक का हंटर है जो कोरियन में बोल सकता है। अच्छा, स्कैवेंजर गिल्ड का मेन हंटर मिस्टर वोंग, वो अभी कहाँ तक है? मेंबर बताते हैं हाँ, उसने अभी अभी कोरिया में अपना कोई छोटा सा काम निपटाया है, वो वापस आ रहा है, हम उन दोनों को कल सुबह मिलवाने वाले हैं। फिर हमें डोंगसू को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट में आया था। वो कह रहा होता है कि मुझे उस जिनू को अपने हाथों से मारना था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो रेड गेट के अंदर गिर गया। डायरेक्टर अपने मेंबर से पूछता है कि तुमने इसका नाम क्या बताया था? मेंबर बताता है हाँ, ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, उसने कहा था कि उसका नाम संग इल वॉन है। आगे हमें जिनू को दिखाते जहाँ उसे पता चल जाता है कि डीमन कासल का हर एक फ्लोर अलग अलग दुनिया में सेपरेटेड है, साथ ही हर एक फ्लोर पे किसी न किसी रैंडम बीस्ट के पास एंट्री परमिट मिल रहा है। हमें पता चलता है कि जुनू अभी 27th फ्लोर पर है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इन फ्लोर को क्लियर करना होगा। जुनू की कॉमरेड टच का लेवल अप हो जाता है और अभी तक उसने 2116 डीमन सोल को कलेक्ट किया है। जुनू को इन डीमन बीस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी समझ आता है। वो कहता है कि हाई रैंक के डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे यस रैंक का हंटर ए रैंक के हंटर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर यह सच में 100 फ्लोर है तो मुझे लगता नहीं कि मैं एक हफ्ते में इसके टॉप तक जा पाऊंगा। जुनू काफी सारे फ्लोर को क्लियर करता है और वो 15th फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ उसे लोअर फ्लोर का रूलर द अवर्शन वुल्कान, उसके 3 गार्डियन और बॉस लेवल डीमन दिखता है। जुनू कहता है कि उस मोटे को तो मुझे ही संभाल लूंगा। मेज शैडोज काफी बड़ा एक्सप्लोजन करते हैं। जुनू आयरन और इग्रिस को बाकियों को संभालने के लिए कहते हैं। वुल्कान के गार्डियन जुनू पे हमला करने आ रहे होते हैं, पर जुनू गायब हो जाता है और आयरन और इग्रिस उनको काट डालते हैं। जुनू मन में कहता है कि गार्ड्समैन भले ही हाई रैंक के डीमन है, पर मेरे शैडोज भी मेरे साथ लेवल अप हो रहे हैं, वो मेरे इंटेलिजेंस स्टैट से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, साथ ही अब मैं और भी ज्यादा सोल्जर को प्रिजर्व कर सकता हूँ। जब से मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टैट को बढ़ाया है, मेरे पास उतना मान है जिससे मैं अपने सोल्जर को रिकवर भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी वो वुल्कान ने कोई भी हलचल नहीं की है, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफी आसान लग रहा है, लेकिन वुल्कान काफी स्पीड से अपनी जगह से जंप लगाता है और वो एक बड़ी लकड़ी से जुनू के शैडोज पे हमला कर देता है। जुनू उसे देख के हद से ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे वुल्कान जुनू के शैडोज पे हमला करता रहता है। जुनू पहले लोअर फ्लोर के रूलर पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बॉस अपने रेज को एक्टिवेट करता है, जिससे उस बॉस के स्टैट्स 50% से बढ़ जाते हैं। जुनू कहता है कि तो वही स्किल है जो सेरबरस ने यूज की थी, क्या इस बॉस की स्पीड और भी तेज हो गई है? जुनू को उस बॉस का डायरेक्ट हिट लगने वाला था और जुनू भी अब उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। वो जोर से आयरन को आवाज देता है। आयरन अपनी शील्ड को जुनू की तरफ फेंकता है, जिससे जुनू उस बॉस के अटैक को काउंटर करता है। जुनू कहता है मैं अपने स्ट्रेंथ की सेट की वजह से उस बॉस के सामने टिक पा रहा हूँ, लेकिन अपना वार करने के लिए मुझे करेक्ट टाइम का वेट करना पड़ेगा। मैं उस पर तब अटैक करूंगा जब वो अपना अटैक तैयार कर रहा होगा। और जुनू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बॉस जुनू के चाल को समझ जाता है। जुनू जल्दी से बॉस से दूर जाता है, पर वो हवा में होता है। जुनू कहता है कि मैं उसके अटैक को हवा में डॉज नहीं कर सकता, अगर किसी तरीके से मैं अपने बॉडी को मूव कर पाता तो कुछ हो पाता। तभी उसे कॉमरेड टच स्किल की याद आती है, जिसका यूज वो उस बॉस पे करता है। इसकी वजह से जुनू उस बॉस को पीछे तो नहीं ढकल सकता, लेकिन उसके वजह से वो खुद पीछे जा सकता है, और ये करने से जुनू एक बार फिर उस बॉस के अटैक से बच जाता है। आगे जुनू सोच रहा होता है कि मेरे अभी के ड्रैगर से मैं उस वुल्कान के सर पे घाव दे सकता हूँ, लेकिन उसके मूवमेंट को पढ़ते हुए उसके सर पर वार करने से मैं खुद ही खतरे में पड़ जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मेरे अटैक को डॉज ना कर पाए। तभी जुनू को एक टूटी हुई बिल्डिंग को देख के एक आइडिया आता है। वो जोर से भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, और जो वुल्कान भी होता है ना, उसका पीछा कर रहा था। जुनू अपने स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, जिससे वुल्कान को उसका अटैक समझने में देर हो चुकी थी, और जुनू उस पे पलटवार करके उसकी गर्दन को काट डालता है। फिर हमें मिस्टर अवन और पार्क हिजिन को दिखाते, जो जुनू को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में आए थे।
थे, लेकिन उनको वहाँ पे वो नहीं मिलता। पार्क इजिन कहते हैं कि जुनू की छोटी बहन ने कहा कि वो अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पे गया है और वो एक हफ्ता या फिर उससे भी ज्यादा दिन के लिए वापस नहीं आने वाला। मिस्टर आन उससे पूछते कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मिस पार्क इजिन बताती है कि मैं सॉन्गी के साथ टच में हूँ, वही लड़की जो जुनू के साथ आई थी। मिस्टर आन कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, उसने कंट्री नहीं छोड़ी, ना ही उसने बैंक से पैसे निकाले, इवन उसने अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं किया। इजिन उससे पूछते कि आपको ये सब कैसे पता। मिस्टर आन बताते कि हंटर पे नजर रखना भी मेरा काम है। लास्ट टाइम वो सिटी के सेंटर में लोकेट हुआ था, ऐसा मुझे एसोसिएशन ने बताया था। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है। इजिन उनसे कहती है कि शायद उसको किसी ने किडनैप किया हो। मिस्टर आन उसको हंसते हुए कहते हैं मिस्टर संग और किडनैप, अगर उसे किडनैप करना हो तो चाइना की स्पेशल फोर्स की तरह पूरी की पूरी हाई रैंक की स्क्वाड चाहिए होगी। तुम्हें तो पता ही है, तुमने खुद उसे एक्शन में देखा है, पता नहीं वो कहाँ पे है। आगे हम देखते हैं कि जुनू बाकी सभी डीमंस को भी खत्म कर देता है। बॉस को हराने के बाद जुनू को काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और उसे वुल्कन बॉस का वुड भी मिलता है, जिससे हाई क्वालिटी मैजिक टूल बनाए जा सकते हैं। जुनू को डीमन मुनार का इयरिंग मिलता है, जिसकी बेसिक एबिलिटी से उसकी स्ट्रेंथ 20 से बढ़ जाती है और उसकी हेल्थ भी 20 से बढ़ जाती है। पर इसका मेन इफेक्ट तभी चालू होगा जब इसे डीमन मुनार के नेकलेस और रिंग के साथ पहना जाएगा, और इसके दो इफेक्ट है। जुनू कहता है तो इसका सेट के साथ इफेक्ट है। क्या जब मैंने उनको हराया था डीमंस ने पहले भी कुछ ड्रॉप किया होगा? ये तभी पता चलेगा जब मैं सारे डीमंस को हरा दूंगा। जुनू को ऑर्ब ऑफ एवराइस नाम का एक और आइटम मिला होता है, जो वुल्कान के पत्थर के जैसे ब्लड से बना हुआ है। इससे मैजिक की एबिलिटी डबल हो जाती है। तभी इग्रिस जुनू के सामने नील करता है। जुनू से कहता है कि तुम ये सब मत करा करो, तुम्हारी वजह से आयरन भी वैसा ही करता है। आयरन वुल्कान का सर पकड़ के ले आ रहा था, जैसे उसने उसको हराया हो। जुनू भी मन में कहता है कि मैंने उसे हराया है, तुमने नहीं। लेकिन वो उसे कहता है कि वैसे तुमने अपनी शील्ड मुझे दी थी, तो देखा जाए तुमने मेरी काफी हेल्प की थी। और इससे जुनू को समझ आता है कि शाडो उनके हथियार जुनू को दे पाते हैं। वो सारे के सारे मेजर्स को अपनी तरफ बुलाता है। उनमें से एक मेज को वो ऑर्ब देता है और सामने वाली बिल्डिंग पे अटैक करने को कहता है, और मेज का अटैक दुगना हो जाता है और जुनू को कंफर्म हो जाता है कि ये काम कर रहा है। जुनू कहता है कि मेज हंटर तो इसको लेने के लिए मरेंगे, जिससे संग वॉन के बारे में सब कुछ बताया गया था। वो संग वॉन से कहता है कि एक मैजिक बीस्ट जो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर सकता है और सारी भाषाओं में उसे कोरियन ही आती है। संग वॉन डोंगसी से कहते हैं कि देखो, मैंने पहले ही सबको बताया कि मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरे आइडेंटिटी पे कोई शक है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। डोंगसू उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें जज करने वाला हूँ कि तुम ह्यूमन हो या बीस्ट। संग वॉन कहते हैं कि ठीक है। डोंगसू उससे कहता है कि तुम्हें तो डंजन के अंदर मर जाना चाहिए था, आखिर तुम डंजन के अंदर 10 साल कैसे बचे? क्या तुम अनडेड का पार्ट हो? संग वॉन कहते हैं कि नहीं। आगे डोंगसू उनसे पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई डंजन के अंदर मर जाए तो वो वापस फिर से जिंदा हो सकता है जैसे तुम? डोंगसू मन में कहता है कि अगर ऐसा मुमकिन होता है तो मेरा भाई भी। लेकिन संग वॉन कहते हैं नहीं, ये नामुमकिन है। जो मर गया है वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता। चलो, मुझे भी तुमसे एक सवाल करना है। गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में तुम्हें कितना पता है? डोंगसू कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं? संग वॉन उन्हें बताते हैं कि पावरफुल फोर्स अभी अभी जागी है और वो अपने साथ बहुत ही ज्यादा भयंकर डिस्ट्रक्शन लाने वाली है। डोंगसू से कहता है तो तुम उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आए हो? आखिर ये भयंकर डिस्ट्रक्शन क्या है जिसके बारे में तुम बता रहे हो? संग वॉन उसे कहती है कि मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता। डोंगसू कहता है तुम यहाँ डिस्ट्रक्शन को रोकने आए हो और तुम हमें इसके बारे में नहीं बता रहे हो। मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि हमारे पास कितनी तादाद में हंटर्स है। संग वॉन उसे बताते हैं कि उस जैसे फोर्स के सामने नंबर्स किसी भी काम की नहीं है। पूरे के पूरे हंटर्स को भी एक साथ लाओगे तभी भी उसे नहीं हरा पाओगे। तुम खुद भी तो एक ठीक ठाक हंटर हो, तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर डोंगसू उन्हें कहता है कि तुमने मुझे कमजोर कैसे समझ लिया? आगे डोंगसू संग वॉन की आइडेंटिटी को देखता है और उसे कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बस अकेले हो जो उस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हो? तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे डोंगसू मन में कह रहे होते इसका नाम है संग इज वॉन। ये तो दिख इस फोटो की तरह ही रहा है, बस इसके बाल थोड़े से ज्यादा है। फिर भी डंजन के अंदर इतना टाइम रहने के बाद भी इसकी उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी। फिर वो संग वॉन से कहता है कि देखने से लग रहा है तुम्हारे एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है। अगर तुम आज के हंटर होते तो अच्छा खासा कमा लेते। अभी तो रैंकिंग सिस्टम भी आ गई है, हाई रैंक के हंटर जो मेरी तरह है वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तुम्हारी वाइफ का नाम पार्क क्यों है और तुम्हें 2 बच्चे भी है, और तुम्हारे बेटे का नाम? ये देख के डोंगसू शॉक हो जाता है। वो संगवा से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी का नाम याद है? संगवा बताते कि हाँ, उसका नाम है जिन्हा। डोंगसू फिर उसे अपने बेटे के नाम पूछता है। संगवान बताते उसका नाम है जुनू। और ये सुन के भाई डोंगसू एक अलग ही क्रीपी तरीके की स्माइल देता है। संगवान भी उसे कहते कि आखिर क्या हुआ? डोंगसू उसे कहते कि मुझे अचानक तुमसे दुश्मनी जैसा फील हो रहा है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं हूँ जो सवाल पूछेगा। संगवान रेज में आ जाता है और डोंगसू से कहता है कि मुझे जवाब दो। डोंगसू कहता है अगर मैंने नहीं दिया तो क्या करोगे? संगवान कहते कि अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुमसे फोर्सफुली देने को कहूंगा। डोंगसू उसे कहता है कि तुम काफी अहंकारी लगते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? देखा जाए तो ये मुझे अपना दूसरा चांस मिला है। और वो बाहर सबको कहता है कि डेप्यूटी डिटेक्टर ये मैजिक बीस्ट है और ये यहाँ पे अटैक करने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली करवा दो। आगे डोंगसू संगवान से कह रहा था कि मैं अभी अभी कोरिया से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है, वो मर चुका है। यह सुन के संगवान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं।
डोंगसू आगे उनसे कहता है लगता है तुम उसको हेवन में ही मिलोगे। फिर हमें जिनू को दिखाते हैं, उसके सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। वो आयरन और इग्रिस को बुलाता है और उनसे कहते हैं कि रास्ता क्लियर करो। आयरन और इग्रिस अपना काम करना शुरू कर देते हैं और जिनू भी काफी सारे डीमंस को खत्म कर रहा होता है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू और उसकी शैडोज की डीमन के साथ फाइट स्टार्ट हो गई थी। आगे हम देखते कि जिनू ने सारे डीमंस और उधर के बॉस मेटर्स को भी हरा दिया था, जिसके बाद जिनू को एकोस फॉरेस्ट का स्प्रिंग वाटर, 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और मेटर्स के पेंडेंट के अंदर से 220 डीमन सोल्स मिलती है। साथ ही उसका लेवल 2 से बढ़ जाता है। जिनू कह रहा था कि मेटर्स उससे 100 से भी ज्यादा बीस्ट को बुला सकता है। साथ ही उसके पास मैजिक की एबिलिटी भी है, लेकिन जिनू मेटर्स को अपने शैडो सोल्जर नहीं बना सकता क्योंकि मेटर्स का माना खराब यानी दूषित है। आगे जिनू को पता चलता है कि बॉस लेवल डीमन के पास से ही सेट के पार्ट मिलते हैं। फिर हमें डीमन मोनार्क के नेकलेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बेसिक एबिलिटी से जिनू की एबिलिटी और इंटेलिजेंस 20 से बढ़ जाती है और मेन इफेक्ट डीमन मोनार्क के रिंग और इयरिंग को पहनने से होता है। हालांकि जिनू के पास 2 आइटम होने के कारण पहला इफेक्ट उसे मिल जाता है और इसकी वजह से जिनू की सारे के सारे स्टैट 5 से इंक्रीज हो जाते हैं। इवन उसका लेवल भी 5 से इंक्रीज हो जाता है। जिनू कहता है कि सेट का एक आइटम अभी भी बाकी है, इसका मतलब 3rd लेवल का बॉस भी मुझे आगे मिलेगा। सेट को कंप्लीट करने के लिए मुझे उसको हराना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिनू ने 10,000 से भी ज्यादा सोल्स को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। आगे वो कह रहा होता है कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, मेरे पास ज्यादा हेल्थ भी नहीं है, मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकता। तभी सिस्टम उसे मैसेज देता है कि तुमने आज का रेगुलर क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और जिनू को उसके रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। जिनू पहले रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, जिससे वो शॉप में से किसी भी एक आइटम को ले सकता है। जिनू मन में कहता है कि क्या मुझे किसी बिलियन गोल्ड का आइटम लेना चाहिए जो मुझे बैटल में काफी काम आए, लेकिन ऐसे आइटम तो डंजन में ही मिल जाते हैं और शॉप रोज रोज अच्छे वेपन से चेंज होती रहती है। मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला किया तो मैंने जो आइटम लिया है उसे मुझे फिर से बेचना पड़ सकता है। मुझे कुछ ऐसा चुनना चाहिए जो मुझे अभी काम आए। और जिनू काफी देर सोचने के बाद एक कर्स टूल बॉक्स को ले लेता है। जिनू कह रहा था कि जब मैंने डेली क्वेस्ट को डबल से कंप्लीट किया था, मुझे एक कर्स रैंडम टूल बॉक्स और ब्लेस्ड रैंडम टूल बॉक्स, इन दोनों में से एक चुनने की चॉइस मिली थी। मैंने फिर से वो करने की कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे ऐसा कोई बोनस रिवार्ड नहीं मिला। जिनू को कर्स रैंडम टूल बॉक्स के अंदर एक और की मिलती है, जिसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। जिनू कह रहा होता है कि एक और की, इसका यूज कहाँ होने वाला है, जाने दो, मुझे इसे कहीं रख देना होगा। कर्स टूल बॉक्स मुझे वही आइटम देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। आगे जिनू दूसरे रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट करता है, जिससे उसको 20 बोनस स्टैट मिल जाते हैं और वो उन्हें इंटेलिजेंस में डाल देता है। और फाइनली वो तीसरे रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिनू कहता है मैं कुछ खास रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा दूसरा रैंडम रिवॉर्ड है। जिनू को होली वाटर ऑफ लाइफ का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिससे वो होली लाइफ ऑफ वाटर को बना सकता है। फिर हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स की बिल्डिंग को दिखाते हैं, जो की पूरी जल रही होती है। फायर ब्रिगेड उस आग को बुझा रहे थे। डेप्यूटी डायरेक्टर का एक मेंबर उनसे कह रहा था, मैंने सुना था कि जब 2 S रैंक के हंटर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो पूरा का पूरा लैंड तक तबाह हो सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि बस इतना ही डिस्ट्रक्शन हुआ है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं, तुमने सही कहा, फिर भी देखा जाए तो इसे बैटल भी नहीं कह सकते। डोंगसू उसके सामने बच्चे जैसा था, रियल डैमेज होने से पहले वो हार गया। आगे हम देखते हैं कि जिनू अपनी माँ से मिलने आया था, वो अपनी माँ के पास बैठ जाता है। फिर हमें होली वाटर ऑफ लाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये वाटर यस लेवल का है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस पोशन है जो पावरफुल मैजिक का यूज करके अपने यूजर की किसी भी बीमारी का इलाज कर देता है। जिनू कहता है कि शायद ये मेरे माँ का इलाज कर दे। होली वाटर को बनाने के लिए 3 आइटम्स की जरूरत है, जिनमें से जिनू के पास 2 आइटम ऑलरेडी है जो उसे वुल्कान और मेटोस को हराने के बाद मिले थे। अब उसे बस एक ही आइटम चाहिए था, जो कि था प्यूरिफाई ब्लड ऑफ द डीमन किंग। आगे जिनू कहता है कि मैंने डीमन कासल को क्लियर किया तो मैं होली लाइफ ऑफ वाटर को बना सकता हूँ। एक हफ्ते से डीमन कासल पे चढ़ने से मेरा लेवल 16 से बढ़ा है और अभी मैं S रैंक का बन चुका हूँ, तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि बस थोड़ा और रुक जाओ माँ, मैं आपको जल्द ही ठीक कर दूंगा। आगे हम कोरिया के हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ का स्टाफ कल रात की न्यूज के बारे में देख रहा होता है। जिन्हों यह अपना रीइवैक्यूएशन करने आया था। मिस्टर जंग उसके साइड वाली मेंबर से कहते हैं कि आजकल ये बहुत हो रहा है, उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उसे कहना पे करो और उसे इवैक्यूएशन रूम की तरफ भेज दो। फिर मिस्टर जंग उसका नाम देखते हैं और वो तुरंत बेक यूनो को कॉल लगा देते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर बेक, आपने जिस हंटर के बारे में कहा था ना, वो यहाँ आ चुका है। ये सुन के बेक थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो मिस्टर जंग से कहते हैं कि क्या वो वहाँ पे आया है। मिस्टर जंग उन्हें बताते हैं कि हाँ, वो यहाँ अपना रीइवैक्यूएशन करने आया है। वो लेडी जिन्हों को इवैक्यूएशन रूम की तरफ ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पहले से 3 लोग चेक करने के लिए आए थे। 2 हंटर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ अंदर जाते हैं, पर उन दोनों का ही रैंक ई आता है। उसे देख के जूनियर के साइड का एक इंसान काफी ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे कम से कम C रैंक तो लाना ही था, जिससे वो अपने बेटी के साथ अच्छे से रह पाए। पहले 2 हंटर का हाल देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जिनो को पहले जाने के लिए कहता है और जिनो भी मान जाता है। जिन वो इवैक्यूएशन रूम में जाता है। वो लेडी उसका नाम उसे पूछती है। जिनो उसे बताता है कि मेरा नाम है संग जिनो। फिर वो लेडी कंप्यूटर में उसका डाटा चेक करती है। उसे पता चलता है कि जिनो पहले
पहले से इवैक्यूएटेड है और वो एक ई रैंक का अवेक हुआ था। वो लेडी जिनू से पूछती कि क्या आप यहाँ रिवैक्यूएशन करने आए हैं? जिनू कहता है कि हाँ। फिर वो लेडी मन में कह रही थी कि सारे के सारे हंटर जो यहाँ रिवैक्यूएशन करने आते हैं वो ई रैंक के ही होते हैं। वो जिनू को बताती कि तुम्हें बस उस ब्लैक ऑप पे अपना हाथ रखना है। जिनू उस पे हाथ रख देता है। वो लेडी रिजल्ट देख रही होती है पर उधर एरर मैसेज आ जाता है। वो जिनू से कहती कि जरा एक पल के लिए रुक जाओ, मैं प्रोसेस को फिर से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर भी एरर आता रहता है। वो लेडी कहती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे माफ कीजिए, मैं एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे मिस्टर जंग आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस मशीन को चंगसिंग नाम का एक बंदा चलाता है। वो उस लेडी से कहते हैं कि तुम खुद इस मशीन को क्यों चला रही हो, चंगसिंग कहाँ पर है? वो मिस्टर जंग से कहती है कि चंगसिंग अभी रेस्ट रूम में है। ये सुन के मिस्टर जंग कह रही होती कि उस गधे को काम के समय पे अपने पोस्ट से नहीं जाना चाहिए। फिर वो मन में कहते हैं कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ। फिर वो इस लेडी से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वो बताती है कि शायद मानामीटर में कुछ खराबी आई है। मिस्टर जंग मन में कह रहे थे कि मैं यहाँ कितना हाई एक्सपेक्टेशन लेके आया था, क्योंकि मिस्टर बेक ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। शायद सच में इसमें कुछ तो खास बात है। नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूँ, रीअवेकनिंग कोई मजाक की बात नहीं है। तभी वो लेडी मिस्टर जंग को वो एरर मैसेज को दिखाती है। उसको देख के मिस्टर जंग हद से ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उस लेडी से पूछते कि तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? वो बताती कि मुझे अब तक 6 महीने हो चुके हैं। क्या मैंने कोई गलत बटन दबाया? फिर हमें पता चलता है कि चाह है इनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि मिस्टर जंग मन में कहते हैं चाह है इन 2 साल पहले इवैक्यूएट हुई थी। फिर वो उस लेडी को चंगसिंग को बुलाने को कहते हैं। मिस्टर जंग मन में कहते हैं कि मैंने भी इस बात को नोटिस नहीं किया, इसलिए मैं प्रमोट नहीं होता। वो लेडी मिस्टर जंग से कहती कि आखिर बात क्या है। मिस्टर जंग उसे बताते हैं ये कोई एरर मैसेज नहीं है, ये मानामीटर उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा। तुम इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब ये है कि हमारा मीटर उसके माना के लेवल को मेजर करने जितना पावरफुल नहीं है। ये सुन के वो लेडी भी हैरान हो जाती है। वो कह रही होती कि इसका मतलब ये कोरिया का 10वां यस रैंक हंटर हो सकता है। मिस्टर जंग कहते कि हाँ वो यस रैंक का हंटर है। फिर हमें हंटर एसोसिएशन के नीचे ही वो जिंचुल और चोई जोंग को दिखाते हैं। चोई जोंग जिंचुल से पूछ रहा होता है कि मिस्टर वू, मैंने सुना कि वांग अचानक से कोरिया में आया था, क्या यह सच है? उसका रेड गेट इंसिडेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है? जिंचुल उसे बताता है कि हाँ, डोंग्स ने उन सर्वाइवर को नहीं बचाया था। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस दिन वहाँ था। चोई जोंग उसे पूछता है कि इसका मतलब तुम जानते हो कि ये किसने किया है? जिंचुल उसे बताता है मुझे डिटेल में नहीं पता सर, क्योंकि मैं वहाँ पे आखिर तक नहीं था, हालांकि मुझे किसी पे शक है। तो भी जिंचुल अचानक से बोलना बंद कर देता है और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे अभी भी कंफर्म नहीं पता कि ये उसी ने किया है। लेकिन चोई जोंग इस बात को समझ जाता है और उससे कहता है कि अच्छा, तो तुमने तय किया कि तुम जब तक उस बात को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर लेते तब तक मुझे नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। वैसे भी मैं वो पंखों वाले एंड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिसकी लाश जापान के किनारे मिली थी। जिंचुल कहता है कि वैसे तो बस एक ही पंख वाली एंट की लाश मिली है, लेकिन अगर पंख वाली एंट्स जेजू आइसलैंड से उड़ के दूसरे देशों में जाने लगी, ये होने से पहले सारे गिल्ड के हंटर्स को इसके बारे में बताया जाएगा। चोई जोंग भी कहते हैं कि हाँ, सारे गिल्ड के हंटर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। तभी चोई जोंग को अचानक से बी वाली बिल्डिंग से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। जिंचुल कहता है मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। चोई जोंग उसे कहता है कि इन जैसी चीजों से मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ। जिंचुल कहता है लगता है कोई हंटर इवैक्यूएशन में कुछ दिक्कत दे रहा है, मैं जाके चेक करता हूँ। चोई जोंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे खुद जाके देखना है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर जंग जिनू से कहते हैं कि अभी के मशीन से आपका माना लेवल मेजर नहीं हो रहा, हमें इससे भी ज्यादा एडवांस माना मीटर चाहिए। इसके लिए हमें हायर अप से परमिशन चाहिए, क्या आप 3 दिन बाद आएंगे? ये सुन के वहाँ के सारे हंटर्स और मेंबर शॉक हो जाते हैं और वो जिनू के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनको पता चल जाता है कि जिनू एक एस रैंक का हंटर है। तभी वहाँ पे चोई जोंग भी आ जाता है। सभी लोग उसको देख के भी काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। उनको लग रहा होता है कि ये अल्टीमेट हंटर यहाँ पे क्या कर रहा है। इन लोगों की बातों की वजह से जिंचुल और चोई जोंग को पता चल जाता है कि जिनू एक एस रैंक हंटर है। चोई जोंग जिनू की पावर को महसूस कर रहा होता है। वो मन में कहता है कि एसोसिएशन को दूसरा माना मीटर लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके रिजल्ट के लिए 3 दिन रुकने तक की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर चोई जोंग अपने आप को जिनू से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम किसी गिल्ड में हो? अगर नहीं हो तो हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के बारे में क्या सोचते हो? लेकिन जिनू उसे जरा सा भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसे कहता है कि माफ करना, मैं जरा बिजी हूँ। आगे वो जाते हुए मन में कह रहा था कि री इवैक्यूएशन 3 दिन के बाद होगा, तब तक मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहले मुझे जल्दी से डेमन कासल को क्लियर करके होली वाटर को बनाना है। चोई जोंग जिनचू से कह रहा होता है कि क्या मैंने उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं किया? लगता है मैंने अच्छे से कोशिश नहीं की। तभी चोई जोंग नोटिस करता है कि जिनू डिसअपियर हो चुका है, वो भी बिना किसी ट्रेस के साथ। इससे उसे लग रहा था कि जिनू असासिन टाइप हंटर है। वो उसे रिक्रूट करने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से उसके गिल्ड में 3 एस रैंक हंटर हो जाते हैं और इसकी वजह से उसका जो गिल्ड है ना, सिर्फ कोरिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे बेक काफी तेजी से दौड़ते हुए आता है। बेक और चोई जोंग दोनों एक दूसरे को देख कर शॉक हो जाते हैं। चोई जोंग मन में कह रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग तो यहाँ से काफी दूर है, वो काफी तेजी से सांसें ले रहा है, इसका मतलब वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आना
जाना चाहता था। चोई जोंग समझ जाता है कि बेक को इसके बारे में सब कुछ पता है, यानी जिनू के बारे में। और चोई जोंग यहाँ पे एक और बात को समझ जाता है, जो रेड गेट का इंसिडेंट था उसमें जो सर्वाइवर को बचाने वाला और को नहीं बल्कि जिनू ही था। आगे वो मन में कह रहा था कि बेक उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, हालांकि अभी वो जिनू को नहीं रोकेगा। अभी मेरी उसके साथ इंटेलिजेंस से मुझे इतना तो पता चल गया कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे कंट्रोल किया जा सके। बेक भी मन में कह रहा होता है, लगता है मैं काफी लेट हो गया। फिर हमें जिनू को दिखाते हैं जो फिर से अपनी माँ से मिलने आया था। फिर वो जब अपनी माँ के कमरे से बाहर आता है, वो सोच रहा था मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। फ्लोर्स को क्लियर करते हुए मेरा लेवल बढ़ रहा है, लेकिन मिड लेवल का जो बॉस था वो काफी ज्यादा हार्ड था। इसका मतलब ये है कि जो टॉप वाला फ्लोर का बॉस होगा वो तो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी वहाँ पे जिनचुल आ जाता है। वो जिनू से कहता है कि डबल डंजन के अंदर सारे बीच को किसने हराया। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं टैलेंट लोगों को अच्छे से देख सकता हूँ, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। जिनू से कहता है कि हम हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जिनचुल से कहता है सर्विलेंस टीम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच से फाइट करना नहीं है। अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो हम हंटर पे नजर रखते हैं और जो लॉ को तोड़ते हैं हम उन्हें सजा देते हैं। जिनू से कहता है मुझे तुम्हारी सर्विलेंस टीम से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जिनचुल से फिर से कहता है हमारी वजह से ही हंटर कंट्रोल में है, हालांकि हम यस रैंक हंटर का कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुमको किसी से मिलवाना है, प्लीज मेरे साथ आओ। वो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही है। जिनू भी उनका नाम सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। गो गुनही वहाँ पे आ जाते हैं। वो जिनू से कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा संग जिनू। जिनू उनके साथ शेक हैंड कर लेता है। वो मन में सोच रहा था कि भले ही उम्र में 80 साल से ज्यादा है, लेकिन उनके पास किसी रिटायर रेसल की तरह बॉडी है और ये एक यस रैंक के है। चेयरमैन गो गुनही जिनू को यस रैंक हंटर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं, पर जिनू उन्हें कहते हैं कि मुझे अभी रिवैक्यूलेशन करना बाकी है। गो गुनही उसे कहता है तुम्हें री इवैक्यूएट करने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस मानोमीटर के बहुत कम चांसेस है कि वो इवैक्यूएशन को मेजर ना कर पाए, क्योंकि वो रेंज से बाहर वाले को भी मेजर कर सकता है। उसको ऐसा बनाया गया था। अगर मीटर फुल रेंज को मेजर करता तो तुम्हारा डबल यस या ट्रिपल यस रैंक आ जाता। हालांकि तुम्हारे पावर को मेजर करने के लिए कितने भी यस लगे जाए इसका कोई फायदा नहीं और रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। मुझे पता है ये सुन के तुम ये जानना चाहोगे कि आखिर ये री इवैक्यूएशन प्रोसेस क्यों है। ये इसीलिए है ताकि हम तुम जैसे किसी से मिल पाए जिसकी ताकत की कोई सीमा ही ना हो। इसके बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में तुमसे ज्यादा बात नहीं करने वाला। चलो तो मैं तुम्हें मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। हम कॉर्पोरेशन नहीं है तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने का प्रॉमिस नहीं कर सकते। हालांकि मैं तुम्हें दूसरे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। जिन्हों उसे कहते कि आप क्या कहना चाहते हो। गोगोनी उनसे कहते कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे करियर के लिए दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर सकता हूँ। और आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर गुनी जिनू से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो जिनू को नया करियर देंगे। आगे वो कहते हैं कि हंटर्स हमारे सिटी को मैजिक बीच से प्रोटेक्ट करते हैं, ये काम गवर्नमेंट नहीं करती। हंटर्स हमारे देश के बैकबोन जैसे है और जो उन्हें संभालती है और कंट्रोल करती है वो है हंटर एसोसिएशन। मैं तुम्हें हम में से एक बनाना चाहता हूँ। जिनू समझ जाते है कि गोगुनी उसे पावर दे रहे हैं। जिनू उनसे पूछता है कि आप मुझे रिक्रूट करने के लिए इतना आगे क्यों जा रहे हो। मिस्टर गो उसे कहते कि तुम्हें 5 बड़े गिल्ड्स के बारे में तो पता ही होगा। अभी सारे गिल्ड ने उनकी पावर को बैलेंस करके रखा है। अगर तुम उनमें से किसी एक में भी ज्वाइन होगे तो पावर का संतुलन बिगड़ जाएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी अकेले हंटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और वो नियमों को तोड़ भी नहीं सकती, इसलिए तो एसोसिएशन आए थे। जिन्हों मिस्टर गो की बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैजिक बीस्ट ही नहीं बल्कि हंटर भी बराबर के मॉन्स्टर्स है। मिस्टर गो जिनू से कहते कि तो बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है। जिनू सोचने लगता है ये कोई बैड ऑफर नहीं है। मिस्टर गो की सपोर्ट से कोई भी नॉर्मल इंसान बहुत ही आसानी से सक्सेस हो सकता है। इनका प्रभाव सिर्फ एसोसिएशन तक ही नहीं बल्कि नेशनल असेंबली, गवर्नमेंट और प्रेस तक है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है और ये काफी स्किल्ड भी है। मैं उनके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं उनके लेवल का ही हूँ या शायद उनसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं। ऐसा मौका आना आसान नहीं। मिस्टर गो भी मन में सोच रहे थे हंटर एसोसिएशन बाकी मेजर गिल्ड से बिल्कुल अलग है। बाकियों के लिए वो अपोजिट जैसे है। इस देश को एसोसिएशन की जरूरत है। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, मुझे एक सक्सेसर चाहिए। लेकिन जिनू उनको इनकार कर देता है और ये सुन के मिस्टर गो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोच रहे होते कि जिनू को बस पैसे ही चाहिए, पर जिनू उनको कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के मिस्टर गो फिर से हैरान हो जाते हैं। वो जिनू से कहते कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ लड़ना चाहते हो। जिनू कहता है हाँ। वो मन में कहता है कि एसोसिएशन भी डंजन पे रेड करते हैं, पर वो ज्यादातर डी या ई रैंक के, वो भी जब दूसरे गिल्ड दिक्कत ना दे। अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन करूंगा तो मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। वो मिस्टर गो से कहता है कि मैं डंजन के लिए बना हूँ। ये सुन के मिस्टर गो एक बार फिर हैरान हो जाते हैं। वो मन में कह रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा उसकी आंखें वो सीरियस है। इसकी वजह से मिस्टर गो का दिल काफी ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। वो मन में कह रहे होते कि मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैंने ऐसा कब फील किया था। आगे जिनू से कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पे अकेले, मुझे अभी जाना चाहिए। मिस्टर गो उसे कहते कि अपना समय देने के लिए थैंक यू। जाते हुए
हुए जुनू जिनसुल से कहता है, मिस्टर वो आपकी परखने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, वो मैं नहीं था जिसने डबल डंजन के अंदर उस बीस्ट को हराया था। ये सुन के जिनचुल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है तो आखिर ये किया किसने। आगे मिस्टर गो जिनचुल से कह रहे होते हैं, तुम्हें तो याद ही है जब हीलिंग मैजिक और हीलर्स को पहली बार खोजा गया था, मुझे लगा था कि मैं अपने इस बूढ़े शरीर को फिर से जवान बना सकता हूँ, पर ये एक निराशाजनक आशा थी। सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग स्पेल भी उम्र को रिवर्स नहीं कर सकता। मेजर गिल्ड्स नए हंटर को रिक्रूट करते रहेंगे, वो पहले से ही देश की मिलिट्री की तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई दूसरी एसोसिएशन की पावर कम होगी तो वो उनको नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं दिखाते। जिनचुल कहता है, पर आप तो एसोसिएशन के लीडर है सर। मिस्टर गो कहते हैं, हाँ मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे पावर में रहना चाहिए ताकि मैं एसोसिएशन को ठीक ठाक रख पाऊँ, पर मुझे लगता है कि मैं गलत था। मिस्टर गो जुनू के शब्दों को याद करते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि हंटर्स को डंजन के लिए ही होना चाहिए। फिर हमें डोंगसू की पिटाई को दिखाते हैं, जहाँ जुनू के पापा ने उसे एक ही वार में काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। फिर हमें डोंगसू को दिखाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो जाग जाता है और कहता है कि तो ये सपना नहीं था। वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर उससे मिलने आया था। डोंगसू उनसे कहता है कि आप मेरे जैसे लूजर से मिलने क्यों आए हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ के निकल जाइए। डेप्यूटी डायरेक्टर डोंगसू से कहता है, मुझे तुम्हें अकेले में कुछ पूछना था, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि संग वांग बीस्ट था। डोंगसू उनसे कहता है, क्या आप ये कहना चाहते कि मैंने किसी ह्यूमन पे अटैक किया। डेप्यूटी डायरेक्टर उस दिन क्या हुआ उसका फुटेज उसको दिखाते हैं जिसमें संग वांग कुछ हंटर को बचा रहे होते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर डोंगसू से कहते हैं, मैंने आज तक ऐसा बीस्ट नहीं देखा जो ह्यूमन को बचाने की कोशिश किया हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये इंसान बीस्ट है। डोंगसू उनसे कहता है, तो क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति गेट से इस तरीके से बाहर आया हो, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, वो बीस्ट ही है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है जब तुम ठीक हो जाओगे तो ब्यूरो में रुक जाना, उधर तुम्हें कुछ फॉर्म भरने हैं। डोंगसू उनसे पूछता है कि संगवान का क्या हुआ। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं, फाइट के बाद वो गायब हो गया, ब्यूरो वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि हम उस बीस्ट को पकड़ सकते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने तुमको हराया। ये सुन के डोंगसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ये मेरी अपमानजनक हार थी। फिर हम देखते हैं कि डोंगसू को याद आ रहा था कि जुनू के पापा यानी संगवान उसे वार्न कर रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि कोरिया में कदम भी मत रखना, मैं ये अपने बेटे के खातिर नहीं कह रहा, ये मैं तुम्हारी खातिर ही कह रहा हूँ। अगर मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो तुम्हें मरने के बाद भी शांति नसीब नहीं होने दूंगा। डोंगसू यहाँ गुस्से में कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसी भी मुझे धमकाने की, मुझे पहले से ही पता है वो कहाँ जाने वाला है, लेकिन उसका पीछा करने से पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए होगी। मुझे सबसे पहले गिल्ड को कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स ले लूं, और उसके बाद में उसका पीछा करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। डोंगसू अचानक से रेज में आ जाता है और कहता है कि जैसे मैं रिकवर हो जाऊंगा सबसे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। आगे हमें हंटर ऑक्शन मार्केट को दिखाते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है जहाँ डंजन के अंदर मिले हुए आइटम्स को दूसरे हंटर सेल कर देते हैं या फिर ऑक्शन के लिए रख देते हैं। कोरिया के 1000 से भी ज्यादा हंटर्स अपने आइटम को इधर ट्रेड या सेल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट हंटर्स के काफी ज्यादा काम आते हैं, इवन वो डंजन में उनकी जान तक बचा लेते हैं। डी या ई रैंक के हंटर ज्यादातर कुछ खरीद नहीं पाते क्योंकि वो हायर हंटर की तरह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन अगर वो रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड के साथ डंजन में जाते हैं तो उन्हें जो इक्विपमेंट चाहिए वो उनको चलाने का मौका मिल जाता है। जिन्हों कंप्यूटर पर हथियार ढूंढ रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे थे। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था मैंने अपनी अच्छी खासी सेविंग की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें अफोर्ड कर पाऊंगा। फिर जिन्हों सोच रहा था कि उसे डंजन के ऊपर वाले लेवल पे पक्का ऐसे डिमन मिलेंगे जो आग का यूज करते हैं, साथ ही उधर हर जगह पे आग भरी होगी, तो उससे बचने के लिए ही जिन्हों को कुछ आर्टिफैक्ट चाहिए। जिन्हों कहता है, क्या मुझे शॉप से कुछ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे काम आए। अब जो आर्टिफैक्ट मुझे चाहिए उसे पाने का एक ही रास्ता है, मुझे इस ऑर्ब ऑफ अवराइज को बेचना होगा। मुझे लगता है कि मैं लिखूं जो मेरे पास ऐसा कुछ है जो सेल करने के लिए ठीक है। बेस्ट आर्टिफैक्ट भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को 20 या 30 से बढ़ाते हैं, पर ये और तो मैजिक को सीधा डबल ही कर देता है। मुझे यकीन है कि ये अच्छे दाम में बिकेगा। फिर जुनू मन में सोच रहा था कि मुझे इसे ब्लैक मार्केट में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई इलीगल आइटम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरे पास कैसे आया। जब लोग देखेंगे कि एक ई रैंक के हंटर के पास इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो कहीं नहीं मिलता, तो पक्का वो बातें करेंगे। मेरा एस रैंक का लाइसेंस आने में अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अगर मेरे पास ए रैंक गेट के जाने का कोई रिकॉर्ड होता तो इससे मैं थोड़ा सा शक कम हो जाता, पर अभी भी मैं एक ई रैंक का ही हंटर हूँ, तो कोई भी मुझे हाई रैंक की रेड में टीम में भी नहीं लेगा। तभी जुनू देखते हैं कि कोई लो रैंक के हंटर के लिए देख रहा है। आगे हम देखते हैं कि जिनचुल मिस्टर गो को जिनू की फाइल देता है। उसकी फोटो देख के मिस्टर गो कहते हैं, क्या ये इसकी फोटो 4 साल पहले की है? ये काफी ज्यादा यंग दिख रहा है। जिनचुल उन्हें बताता है, संग जिनू को ई रैंक के हंटर्स में भी सबसे कमजोर माना जाता था। इस फाइल में उसके 4 साल के हंटिंग रिकॉर्ड्स है। मिस्टर गो उस फाइल को देखते हैं और कहते हैं, ये तो ऐसे मिशन पे जाता था जहाँ उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है। ये तो सुसाइड करने जैसा ही है, या फिर ये कोई फॉल्स रैंकर है। तभी जिनचुल उनसे कहता है कि अभी तक के जिन हंटर के साथ वो रेड पे गए उससे देखा जाए तो ये पक्का है कि वो कोई फॉल्स हंटर नहीं है। मिस्टर गो कहते हैं, इसके 4 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि उसकी एस रैंक की अवेकनिंग पहले ही हो गई हो। जिनचुल कहता है, अगर ऐसा होता तो वो अपने साथ
साथियों को डबल डंजन में मरने के लिए नहीं छोड़ता। ये कहते हुए उसे वो बात याद आती है जहाँ जिन्होंने उसे कहा था कि उसने डंजन के अंदर के बीस्ट को नहीं मारा था। मिस्टर गो कहते हैं उसे लगातार काफी ज्यादा घाव लगने के बाद भी वो डंजन में जाता रहा। जिनचुलो ने कहता है वो इसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसको उसकी माँ के हॉस्पिटल की फीस भरनी होती थी। मिस्टर गो कहते हैं कि आज के दिन में ऐसा कोई हो इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। उसके पापा के गायब होने के बाद वो खुद ही अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रहा है। तभी जिनचुल कहता है कि मिस्टर गो मुझे अभी अभी पता चला कि जिन्हों ने एक रेड टीम ज्वाइन की है। मिस्टर गो कहते अभी से? जिनचुल कहता है और हाँ वो हंटर गिल्ड का पार्ट है। ये सुन के मिस्टर गो हैरान हो जाते हैं। वो मन में सोच रहे थे कि क्या उसने बस अभी तक बड़ी बड़ी बातें ही की है, वो जरूर हंटर गिल्ड के ज्यादा पेमेंट देने के लालच में आ गया होगा। लेकिन तभी जिनचुल कहता है कि जितना मुझे पता चला है वो माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है, ना कि स्ट्राइक स्क्वाड में। और ये सुन के मिस्टर गो फिर से हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते कि एक एस रैंक का हंटर वो भी माइनिंग टीम में, आखिर वो करना क्या चाहता है। आगे हम देखते हैं कि जो माइन स्क्वाड का लीडर होता है वो जिन्हों से पूछता है कि तुम क्या ई रैंक के हंटर हो। जिन्हों कहता है हाँ। वो लीडर आगे जिन्हों से पूछता है कि तुम्हें इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। जिन्हों बताते हैं मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो जिन्हों से एक और आखिरी सवाल पूछता है कि तुम किस क्लास के हो। जिन्हों कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ। लीडर ये सुन के खुश हो जाता है। आगे वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे यहाँ पे काफी हंटर्स है तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हमारी जाने की बारी आएगी तो तुम उनके साथ चले जाना और अपने हथियार को लेना मत भूलना। जिन्हों कहता है ठीक है। आगे हमें बताया जाता है कि हाई रैंक के जो डंजन होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो एक स्ट्राइक स्क्वाड की टीम सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए काम अलग अलग टीम में बांटा जाता है। स्ट्राइक स्क्वाड मैजिक बीस्ट से लड़ते हैं, माइनिंग टीम क्रिस्टल को माइन करते हैं और हॉलिंग टीम बीस्ट की लाश को कलेक्ट करते हैं। माइनिंग टीम और हॉलिंग टीम को डंजन के अंदर तब भेजा जाता है जब सारे बीस्ट मर जाते हैं, सिर्फ बॉस को छोड़ के। यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स होते हैं क्योंकि डंजन के अंदर इलेक्ट्रिक मशीन काम नहीं करती, इसलिए पुराने तरीके से काम करना पड़ता है और हर हथियार पे मैजिक लगा हुआ होता है। जिन्हों एक मैजिक से लगा हुआ पिकैक्स को ले लेता है। जिन्हों भी ए रैंक के गेट के अंदर जाने के लिए एक्साइटेड था। आगे हम देखते हैं कि डंजन के अंदर और किसी की नहीं बल्कि चोई जोंग की स्क्वाड थी। चोई जोंग कहता है ये डंजन मैंने जितना सोचा था उससे काफी बड़ा है और यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, इसके वजह से दूसरी टीम का स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने काफी बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं और चोई जोंग अपने फायर वाला मैजिक का यूज करके उन सबको खत्म कर देता है। फिर वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने जा रहा होता है, इसलिए वो अपने साथियों को शील्ड लगाने को कहता है और उस अटैक की वजह से सारे के सारे बीस्ट खत्म हो जाते हैं। फिर वो अपने साथियों को सेफली बाहर ले जाता है और इधर हम चाइन को भी देखते हैं। चोई जोंग उसे कहता है कि जली हुई स्मेल से बच के रहना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाक काफी ज्यादा सेंसिटिव है। बाहर सब स्ट्राइक स्क्वाड का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो बाहर आ जाते हैं। जुनू देखते है कि वो चोई जोंग है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। फिर डंजन से दूसरी कमांड की फोर्स भी आ जाती है और साथ ही हंटर गिल्ड की वॉइस मास्टर एस रैंक की चाय इन भी आ जाती है। जिनू चाय इन को देख के मन में कह रहा होता है शायद ही इसकी जैसे कोई और वुमन इस दुनिया में होगी, वो चोई जोंग या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, शायद वो मास्टर गो के लेवल की है। तभी चाय इन भी जुनू की तरफ देखती है, उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है जो उसे मिस्टर गो की लेवल की लग रही होती है और अचानक से वो गायब हो जाती है। जुनू कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसके सेंसेस इतने शार्प हो गए। फिर माइनिंग स्क्वाड का लीडर कहता है चलो अब हमारी बारी है। वो सब डंजन के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें ए रैंक के डंजन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। ए रैंक का गेट काफी बड़ा होता है। किसी भी गेट की रैंक डंजन के अंदर के बीस्ट के रैंक से नहीं होती, वो गेट के माना की ऊर्जा से तय की जाती है। ए रैंक के गेट से काफी ज्यादा माना की ऊर्जा आती है, इसलिए वो काफी बड़े होते हैं। इससे ये पता चलता है कि गेट की रैंक दो फैक्टर से तय की जाती है, एक गेट की साइज और दूसरा गेट का माना। अगर काफी सारे लो रैंक के बीस्ट भी हो तो वो भी गेट के माना की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। उनके माना का लेवल इतना नहीं होता कि वो ए रैंक के गेट के अंदर हो, इसलिए काफी सारे लो रैंक के बीस्ट सिर्फ बी रैंक के गेट में होते हैं, वो ए रैंक के गेट के अंदर नहीं पाए जाते। ए रैंक का गेट या उसके ऊपर वाले गेट में सिर्फ हाई रैंक के बीस्ट ही होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जुनू गेट के अंदर आ चुका था। उसे डंजन के अंदर से हवा के झोंके जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे समझ आता है कि ये कोई हवा के झोंके नहीं है, ये माना की ऊर्जा है जो बॉस से आ रही होती है। माइनिंग टीम के कुछ बंदे कह रहे होते कि लीडर ने आखिर उस ई रैंक के हंटर को क्यों लिया, उसके पास इतनी ताकत भी होगी कि वो कुछ कर पाए। जुनू उनकी बातें सुन लेता है और वो मन में कहता है अच्छा तो ई रैंक वालों की औकात हर जगह सेम ही है, छोड़ो वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं हूँ। तभी वहाँ पे काफी तगड़ा मेंबर आता है और वो अकड़ के जुनू से कह रहा होता है मेरे रास्ते से हटो, ये रास्ता काफी ज्यादा छोटा है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी जुनू उसकी तरफ रेज वाली आंखों से देखता है। उससे उस मेंबर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो घबराते हुए जुनू से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रुको ऐसे ही, सॉरी मुझे माफ कर देना। जुनू वहाँ से निकल जाता है। वो मेंबर कह रहा होता है कि क्या सच में वो एक ए रैंक का था। फिर हम देखते हैं कि हर कोई अपना अपना काम कर रहे थे। आगे हमें पता चलता है कि हाई रैंक के गेट के हाई रैंकिंग बीस्ट की लाश भी काफी कीमती होती है। उसके बोन, लेदर और मीट ये सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं। जब गेट के अंदर से सब कुछ कीमती सामान निकाल दिया जाता है उसके बाद बॉस को मार दिया जाता है और गेट बंद हो जाता है। माइन का लीडर जुनू से कह रहा था कि तुम इसे देख के थोड़ा
थोड़ा से हैरान हो गए क्योंकि तुम पहली बार ए रैंक के गेट में आए हो। जुनू भी कहता है हाँ, यहाँ के बीस्ट मैंने जितना सोचा था उससे भी बड़े हैं। जुनू उनसे पूछता है कि स्ट्राइक स्क्वाड तो बाहर गई है, भले उन्होंने सारे बीस्ट को खत्म कर दिया है लेकिन बॉस तो अभी भी जिंदा है। लीडर बताता है कि बॉस को मारने से डंजन बंद हो जाएगा, इसलिए बॉस को तब तक नहीं मारा जाता जब तक होल्डिंग और माइनिंग टीम का काम खत्म नहीं होता। जुनू उनसे पूछता है कि अगर बॉस अपनी जगह से यहाँ पे आया तो वो क्या करेंगे। लीडर बताता है इसके चांसेस तो ना के बराबर है, लेकिन ऐसा होता है तो सभी डंजन के अंदर जो है वो मर जाएंगे। जुनू उनसे कह रहा होता है कि वो डरावना बीस्ट तो हमारे पीछे है, क्या आपको डर नहीं लगता। लीडर बताता है बिल्कुल भी नहीं, मैं हंटर गिल्ड के लिए 3 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। जुनू को उस बॉस के माना के वेव्स महसूस हो रहे थे। वो हैरान था कि चोई जोंग और चाहेन ऐसे मॉन्स्टर को मारने वाले हैं। साथ ही वो दूसरी ए रैंक की टीम से भी इम्प्रेस हो जाता है। लो रैंक के होने के बावजूद वो काफी बड़ा काम करते हैं, इसीलिए सब लोग सेफली रेड को कंप्लीट करते हैं। वो साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम को बनाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग टीम इसीलिए नहीं बने है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्किल, नॉलेज, काफी सालों का एक्सपीरियंस उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। आगे जुनू माइनिंग करने लगता है और उसे देख के लीडर के साथ उसके बाजू वाला एक मेंबर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि ये नौसिखिया तो नहीं लग रहा, क्या सच में ये रैंक का है। फिर उनका लंच का टाइम हो जाता है। वो जुनू से पूछते कि क्या तुम नहीं आ रहे। जुनू कहता है कि मैं इधर ही ठीक हूँ, मैंने यहाँ आने से पहले ही खाना खा लिया था। फिर सारे लोग चले जाते हैं। जुनू कहता है कि आखिरकार अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं इस मौके को नहीं गवा सकता, मेरे पास 1 घंटा है, मैं बस जरा जाके देखता हूँ कि बॉस क्या है। जुनू बॉस के रूम में आ जाते हैं। हालांकि वो अभी भी बॉस से काफी ज्यादा दूर था, लेकिन वो बॉस को देखता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैं कह सकता हूँ कि ये मेटस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुनू अपने ड्रैगर को निकालता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, हालांकि मैं ये जानता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जिसे अभी इस बॉस को खत्म करना चाहिए। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? मैंने इसे हराया तो गेट बंद हो जाएगा और हंटर गिल्ड को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जो जुनू से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और मुझे कमेंट में बताना कि आखिरकार जुनू को किसने आवाज दिया होगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।